हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग भाई। सॉरी 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 सॉरी, लेट हो गया थोड़ा सा, माफ कीजिएगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी। हम थोड़ा सा लेट हुएगा आज। हेलो 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 हेलो। सबसे पहले क्या सबको आवाज आ रही है? ठीक है। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। टेस्ट सीरीज बताने वाले थे, मैं बताऊंगा। आज बताऊंगा। ये यहाँ नहीं भैया। चल जा भाई, चल जा। चल जा भाई। हाँ भाई। बेटा होमवर्क मैं कल डाल नहीं पाया। मैं बताऊँ क्या हुआ है असल में। ठीक है, मतलब जो भी है पर गलती मेरी है। ठीक है, मैं नहीं डाल पाया, मेरी ही मिस्टेक है। तो उसके लिए सबसे पहले हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ मैं आप लोगों से। मुझे पता है कि आप सब लोग कल होमवर्क का वेट करेंगे, सर होमवर्क डिस्कशन कब होगा। ठीक है, वो नहीं डाल पाया, मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफी। ठीक है। कारण यह था कि सैटरडे को आपकी थी अनंत चतुर्दशी, और हमारे यहाँ से क्या एक बड़ा सा जुलूस निकलता है। तो उसके चक्कर में क्या पूरे दिन भर बहुत ज्यादा शोर शराबा था। दिन में मैं खुद गया। हमारे घर के जो गणेश हम लेके आते गणेश जी। दिन में मैं गया गणेश विसर्जन के लिए। गणेश विसर्जन से वापस आया तो फिर शाम को जुलूस निकला। जुलूस में बहुत ज्यादा शोर शराबा था, तो उस चक्कर में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। कल सुबह उठा तो पता पड़ा कि हमारे घर में श्राद्ध है आज। ठीक है। तो दिन भर वो श्राद्ध के काम में निकल गया, और होया कल्याण फिर। तो इसलिए मैं कल रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। तो उसके लिए माफ करना, ठीक है। बाकी आज दिन में किसी भी हालत में चाहे मेरे को मरना पड़े, आज दिन में आपको मैं डाल दूंगा आपका होमवर्क का डिस्कशन। ठीक है। बाकी अभी जो देरी हुई है वही उसके लिए हाथ जोड़ के माफ कीजिएगा। काफी लेट हो गया। ठीक है। हालांकि डल जाना चाहिए था, पर क्या करूं, टाइम नहीं मिल पाया, है ना। तो मैं कल, मतलब कल का जो होमवर्क है वो मैं आपको आज डाल दूंगा। ठीक है। मैं टेस्ट बताऊंगा, पहले ये बताऊं, पहले पढ़ ले। ठीक है। टेस्ट के लिए बताते हैं कुछ, क्योंकि देता हूँ। ईमानदारी से देखो, बात ये है कि टेस्ट बेटा मैं तो नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज्यादा वो लंबा काम हो जाएगा, और इतना पैसा मेरे पास है भी नहीं। ठीक है। तो टेस्टेस बेटा मैं तो नहीं ला पाऊंगा। आपको बता दूंगा कि आप टेस्टेस कहाँ से ले सकते हो, किसके ले सकते हो, किससे किससे कितने प्राइस में मिलेगी। आपको वो मैं आज एक पूरा वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है। चलो भाई, शुरू करते हैं। लास्ट क्लास हमने थोड़ा बहुत पढ़ तो लिया था, है ना। हमने रेडिएशन स्टार्ट करना ना आज। हमने स्टार्ट करना है रेडिएशन 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 रेडिएशन। कंडक्शन हो चुका है अपना। अरे हाँ, याद आया। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था। सुनो भैया, कुछ बच्चे थोड़ा परेशान हो रहे हैं कि सर आपने क्वेश्चन करवाए थे अंतरा पृष्ठ का तापमान। ठीक है। अंतरा पृष्ठ का तापमान। लेक्चर नंबर 6 क्या? 6 क्या आज? 6 की 7 है। लेक्चर नंबर 6 की 7 है आज।
जानवरों कुछ हाँ ना कहने की थोड़ी सी कह सकते हो कि कुछ हाँ ना कुछ बोल दे हम लोग। सात है ना, हाँ सात ही तो है। ठीक है हाँ भाई देखो। हाँ सुनो, लास्ट क्लास में आ, हमने हमने पढ़ा था अंतराल पृष्ठ का तापमान निकालना, याद है कि भाई एक छड़ है, इसको दूसरे छड़ से जोड़ दिया, उनका आपका जो मिड पॉइंट होता है उसका मैं चेक कर लेता हूँ, मैं चेक ही कर लेता हूँ। तुम्हारा कोई भरोसा मेरे को है नहीं, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। अपना तापीय गुण में चार वीडियो हो गए, पांच छह सातवां भैया, सातवां ये सात है, सात है। सेवन 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 सेवन, बात सुनो, आवाज सुनते हैं। तो लास्ट क्लास में क्या है? हमने अंतरापृष्ठ का तापमान निकालना सीखा था, याद होगा आपको। किसी मेरे पास मान लो ऐसे एक छड़ है, हाँ सर, आपने इसको छोड़ दिया किसी दूसरे पदार्थ की छड़ के साथ, हमने इसको जोड़ दिया किसी दूसरे पदार्थ की छड़ के साथ में, अच्छा है सर। मान लो यहाँ पे तापमान कितना T1 था, यहाँ तापमान कितना T2 था, और हमें इस अंतरा पृष्ठ का तापमान निकालना था। हमने कहा था कि ये मेरे पास क्या है ना, दो प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन की तरह काम करता है सर जी हाँ। यहाँ तापमान T1, यहाँ तापमान T2 और यहाँ का तापमान T हमें निकालना था। पहली छड़ का तापीय प्रतिरोध कितना R1 बनेगा, दूसरी छड़ का तापीय प्रतिरोध कितना R2 बनेगा। हमने कहा था कि ऊष्मा प्रवाह की जो दर है वो बिल्कुल ओम के नियम की तरह लिखी जा सकती है, बिल्कुल ऐसे। हाँ सर, ये हमने बताया था। तो इसके आधार पर हमने कहा था कि अगर आप पहले प्रतिरोध पे ऊष्मा प्रवाह की दर लिखना चाहो तो T1 माइनस का T बटे R1 बन जाएगा, हाँ सर। या फिर दूसरे के लिए लिखे तो T माइनस T2 बटा कितना R2 बन जाएगा। या आप चाहो तो पूरे के लिए ये बात लिख सकते हो, आपको कितना T1 माइनस T2 बटे में कितना टोटल प्रतिरोध कितना R1 प्लस R2, हाँ सर। अब एक बच्चे ने उससे पूछा कि सर मान लो सिस्टम में मेरे पास दो नहीं तीन छड़ आ जाए, सिस्टम में दो नहीं तीन तीन छड़ हमारे पास आ जाए सर, ऐसी अवस्था में क्या किया जाएगा? अगर दो की जगह मेरे पास क्या है, सिस्टम में तीन छड़ आ जाए तो क्या किया जाएगा? देख लो मेरे पास, मान लो मेरे पास एक छड़ है, दो छड़ है और एक और छड़ है तीसरी ओर, ठीक है। हमें बोला गया है कि यहां का तापमान T1 है, यहां का तापमान T2 है, ये मुझे नहीं पता है, भी नहीं पता और टी डैश भी नहीं पता है। बाकी इसकी लंबाई, इसका एरिया, इसकी चालकता सब पता है। सेम तरह इसका ये पता है, इसका ये पता है, हाँ सर। अगर देखोगे भैया कहानी अभी भी बिल्कुल वैसा ही है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, ऐसा क्या श्रेणी क्रम संयोजन। हमारे पास क्या है, हमारे पास दी गई छड़ों का एक श्रेणी क्रम संयोजन मेरे पास आ रहा है कुछ इस प्रकार से, ये देख पा रहे हैं क्या? हाँ जी सर। तो मेरे पास क्या, ये तापमान T1 है, ये तापमान T2 है, इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, इसका प्रतिरोध कितना R3 है। सबको पता होगा भाई यहाँ पे R थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला L बटा K इंटू A से निकाला जाएगा, हाँ सर। अगर मैं उसके हिसाब से बात करूं, अगर मैं उसके हिसाब से बात करूं, बात समझिएगा कि हमारे पास ऊष्मा प्रवाह की दर जो होगा, हम चाहते हैं कि मुझे पहले यहां का तापमान मिल जाए, तो एक काम करो, इसमें प्रवाहित ऊष्मा की दर निकालते हैं, तापमान का अंतर बटे प्रतिरोध R। अच्छा, अब सर जितना ऊष्मा का प्रवाह इसके अंदर होगा क्या उतना ही पूरे के अंदर ले सकता हूं? हाँ, जितना आपका ऊष्मा प्रवाह की दर पहले के लिए होगा उतना पूरे के लिए होगा। सर दूसरे में आ सकता है, हमें दूसरे में आएगा, दूसरे में भी आएगा, लेकिन जब दूसरे की समीकरण लिखोगे ना तो दूसरे में क्या, आपको टी डैश नहीं पता और यहाँ का टी डैश भी नहीं पता, आपको टी नहीं पता और टी डैश भी नहीं पता होगा, तो एक साथ दो वेरिएबल सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, एक साथ दो वेरिएबल को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, एक बार में एक को सॉल्व करते हैं। तो मैंने पकड़ा ये वाला और फिर पकड़ा पूरा का पूरा T1 माइनस T2, इसमें क्या है, तीन प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3, और देखो मुझे क्या है, सिर्फ टी नहीं पता है, बाकी सब पता है, यहां पर के हम लोग टी निकाल सकते हैं एकदम सेम टू सेम तरह से, सेम टू सेम तरह से कि क्यू आपका डैश जो है मैं देता हूं दूसरे के लिए या फिर तीसरे के लिए, क्यों, क्योंकि इनके साथ ही टी डैश आपको मिलेगा,
हाँ सर, या तो 2 के लिए या 3 के लिए। सर आसान कौन सा है भाई, ये ले देखो, इसमें वैल्यू ऑलरेडी पता है, आसान इसका होगा। तो तापमान का अंतर बटे आपका इसका प्रतिरोध R3, और सेम कहानी कर लेंगे पूरे के सिस्टम के लिए। तो ऐसे मेरे पास ये आएगा, और यहां से आप लोग क्या है, टी डैश निकाल लोगे, टी डैश निकाल लोगे। ठीक है, तो कुल मिला के भैया बात क्या है, आपको सिंपल फंडा ये समझना है कि मेरे पास क्या छड़ है ना, छड़, इनको प्रतिरोध की तरह देखना है, इन छड़ों को प्रतिरोध की तरह देखना है। क्या देख सकते हैं क्या, ओ अंधो, ओ मेरे अंधे बटेरो, क्या हम इसको प्रतिरोध की तरह देख सकते हैं क्या, क्या हम लोग इसको प्रतिरोध की तरह देख सकते हैं क्या, जल्दी बता दो कार्टूनों। देख सकते हैं, बढ़िया है, ठीक है। अब ऐसे ही एक मासूम से बच्चे ने सवाल पूछा मेरे से कि सर एक मेरा डाउट और भी है, क्या, कि हमने ली है छड़ें, कितनी, 6, छड़ नंबर 1 ओके, छड़ नंबर 2 ओके, ऐसे, फिर छड़ नंबर 3 ये भी ठीक है, फिर छड़ नंबर 4 ये भी ठीक है, फिर छड़ नंबर 5 ये भी ठीक है, और आखिर में छड़ नंबर 6 ये भी ठीक है। तापमान दिया हुआ है यहाँ का, तापमान आपको यहाँ का पता है और यहाँ का पता है। अब भाई क्योंकि सारी छड़ें बिल्कुल एक जैसी हैं, सारे छड़ बिल्कुल एक जैसी हैं, तो अंधो जरा बात समझो, है ना, बात समझेंगे कि सर इसका प्रतिरोध है R1, इसका प्रतिरोध है R2। देखो तरीके से तो क्या है, सारी छड़ें बिल्कुल एक जैसी हैं, तो सबका प्रतिरोध सेम R R R R R R। अगर अलग दिया हो तो अलग भी कर सकते हो, मेरे नाम दे दो, अलग नाम दे दो, R1 R2 R3 R4 R5 R6। हाँ सर, ध्यान दोगे ध्यान दोगे ध्यान दोगे, मेरे पास क्या है, ये एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, ये चौथा प्रतिरोध, ये पांचवा प्रतिरोध, और जब ये मिलेंगे आपको मिलेगा अगला प्रतिरोध। देख पा रहे हो क्या, यहां तापमान है T1, यहां तापमान है T2, ये है मेरे पास R1। तो गधेड़ो, मेरे प्यारे गधेड़ो, क्या तुम लोग देख पा रहे हो, सर क्या देख पा रहे हैं, अरे मेरे लाल देख, क्या ये दोनों श्रेणी क्रम में है, यस सर, क्या ये दोनों श्रेणी क्रम में है, यस सर, क्या ये दोनों आपस में समांतर क्रम में, सर जी हाँ, तो इनका आपको कोई एक तुल्य प्रतिरोध कितना R मिल जाएगा। हाँ सर, और पूछा गया कि यहाँ पे तापमान कितना होगा, तो लगा दो आपकी उष्मा प्रवाह का दर, किसी एक के लिए T1 माइनस टी बटे प्रतिरोध R1, और पूरे की बात कर लोगे तो T1 माइनस T2 बटे कुल प्रतिरोध R1 R और R6। ये लो, कहानी बिल्कुल वही बन गई ना, कि मैं मुझे T1 निकालना जो नहीं पता है, काम खत्म। तो ऐसे ये किया जा सकता है। तो कभी भी आपको बहुत टिपिकल डायग्राम दिखे तो कंफ्यूज मत हो, आप उसको बिल्कुल प्रतिरोध मान के ही सॉल्व करो, आप उसको बिल्कुल प्रतिरोध मान के ही सॉल्व करोगे। हो सकता है कि देखो एक बार जेईई मेंस में आया था कि मेरे पास तार दे रखा है, एक वायर दे रखा है ना, यहाँ पे हमने पार्ट जोड़ दिया, तो भाई इसका प्रतिरोध R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, तो ऊपर के 3 किसमें, श्रेणी क्रम में, ये वाला समांतर में, इनका समांतर निकालना, यहाँ के तापमान निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कितना भी खतरनाक डायग्राम आ जाए भी निकाला जा सकता है। ठीक है, क्या बात पकड़ में आई मेरी, क्या मेरी बात सभी को पकड़ में आ चुकी है, हम क्या कह रहे हैं, अरे बोलो मुन्ना, ए मेरे मुन्ना बेटे, हाँ मेरे मुन्ना बात तो सुनना, ये फिजिक्स नहीं कोई खिलौना, पहले जाओ सीख के आओ। क्लियर है क्या, चलो बढ़िया। अब भैया लास्ट क्लास हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में पढ़ लिया था। अब जो बात करें भैया आज वो कहाँ है, वो है कहानी रेडिएशन की। ठीक है, रेडिएशन विकिरण, अच्छा है सर, बात सुनेंगे। पहली बात जरा पिछले कुछ कहानी याद करते हैं। पिछली कुछ कहानी से मेरे पास क्या था, कंडक्शन में मेरे पास क्या है, उष्मा का संचरण हुआ था पदार्थ के अंदर अंदर।
पदार्थ के अंदर अंदर उष्मा का संचरण हुआ था एक स्थान से दूसरे स्थान तक। करेक्ट है क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान तक उष्मा का संचरण हुआ था। जी हाँ, पदार्थ के अंदर अंदर ही हुआ था। कारण क्या थे? दो थे। अगर मेरे पास दिया गया ठोस पदार्थ क्रिस्टल संरचना है तो क्रिस्टल वाइब्रेशन की वजह से उष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पे हुआ करता था। अगर मेरे पास दिया गया ठोस क्रिस्टल नहीं है तो उनमें मेरे पास क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से उष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता था। इलेक्ट्रॉन गैस ट्रांसफर। हाँ सर, तो इनके लिए क्या है? माध्यम की आवश्यकता पड़ रही थी। बिना माध्यम के, बिना सॉलिड के, बिना वाइब्रेशन के, बिना इलेक्ट्रॉन गैस के हमारे पास आपकी उष्मा का संचरण नहीं हो पा रहा था। तो क्या है? इनमें उष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। ठीक भाई, चलेगा। फिर हमने पढ़ा कन्वेक्शन। सर कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन में हमने कहा कि आपकी उष्मा का जो संचरण है वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में होता है। उष्मा का संचरण एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में होता है तो उसको हमने कहा था संवहन। हाँ सर, फिर संवहन को भी हमने क्या दो कैटेगरी में तोड़ा, एक था प्राकृतिक, एक था मेरे पास कौन सा? प्रणोदित। नेचुरल कन्वेक्शन और आपका फोर्स्ड कन्वेक्शन। सर नेचुरल में क्या होता है? नेचुरल में क्या होता है? आपका हीट का ट्रांसफर तो हो रहा है, ठोस से द्रव में या ठोस से गैस में हो रहा है, लेकिन वो द्रव जो है ना, वो द्रव लगातार प्रवाहित होता है, लगातार अपनी जगह को बदलता है। हर बार नया द्रव आता है, ठोस के संपर्क में उष्मा लेता है और लेके चला जाता है। तो ये लगातार जो द्रव का प्रवाह है ये अपने आप होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है। क्या होता है? जैसे आपकी निचली सतह सतह गर्म होती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम होना मतलब हल्का हो जाना, तो हल्का आइटम ऊपर भाग जाता है और ऊपर की जो आपकी हवा थी या पानी था वो ज्यादा ठंडा होता है तो भारी होता है, तो भारी आइटम आता है नीचे, इस सतह के संपर्क में आता है, गर्म होता है, डेंसिटी कम करता है, ऊपर चल जाता है। तो लगातार कम घनत्व वाला ऊपर और ज्यादा घनत्व वाला द्रव नीचे आता रहता है, तो द्रव का प्रवाह अपने आप ग्रेविटी की वजह से होता रहता है, इसलिए हमने उसको कहा था नेचुरल कन्वेक्शन। और जहां पे आपको द्रव का प्रवाह जबरदस्ती करवाना पड़ रहा कि भैया हमें थोड़ा फास्ट करना है कि मोटर चला दो या पंखा चला दो या फूक मार दो, हाँ सर, तो ऐसे कैसे हमने क्या कहा था? फोर्स कन्वेक्शन उसको कहा गया था। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपसे पूछता नहीं, जितना पढ़ा दिया है उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हमारे पास होगा। अब तीसरा मेरे पास क्या है? जो आपका उष्मा संचरण का विधि मेरे पास क्या है? वो है रेडिएशन। ध्यान से अगर सोचो, लास्ट दोनों तरीकों में आपको माध्यम की आवश्यकता पड़ रहा था। ठोस के अंदर ठोस खुद माध्यम है ना? द्रव का प्रवाह होना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे क्या है? ये भी आपका माध्यम की उपस्थिति में ही हो सकता है। ठीक है, अब बिना माध्यम के जो आपका उष्मा का संचरण का जो विधि होता है वो है विकिरण, रेडिएशन। से क्या होता है? विकिरण मेरे पास क्या भैया? आपकी वेव्स होती है, तरंगे होती है, तरंगे। तरंगे क्या होती है? तरंगे ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का तरीका होता है। तरंगे ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का तरीका होता है, जिसमें आपको किसी कण को, किसी माध्यम के कण को गति नहीं करनी पड़ती कि माध्यम कण भैया कि माध्यम कण लिया कि तू ऊर्जा ले वहां लेके जा, नहीं। आपको इसमें ऊर्जा संचरण के लिए माध्यम के किसी भी कण का स्थानांतरण करना नहीं पड़ रहा है, उसको भेजना नहीं पड़ रहा कि भाई तू जा ऊर्जा लेके जा, देख के आ, नहीं भाई। अगर देखो, ठोस पदार्थों में इलेक्ट्रॉन का संचरण था कंडक्शन में, संवहन में द्रव प्रवाहित हो ही रहा था, लेकिन रेडिएशन में किसी भी कण के गति की आवश्यकता नहीं पड़ती कि कोई कण जाए ऊर्जा को लेके जाए कहीं छोड़ के आए, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। रेडिएशन मेरे पास वो तरीका है उष्मा संचरण का जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इनमें जो ऊर्जा का संचरण है वो तरंगों के रूप में होता है। जैसे पानी में डालते हो पत्थर, हाँ सर, पानी में पत्थर डालते हैं तो तरंगे बनती है, वेव्स बनती है, हाँ सर, तो भैया वेव्स के रूप में वेव मेरे पास क्या होता है? ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का एक तरीका होता है। तो मेरे पास क्या है? क्या बोल रहे हैं कि उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें उष्मा का संचरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण होता है ना? विद्युत चुंबकीय तरंगों की सहायता से होता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्ट में हम इसको कहेंगे EMW। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनको कहा जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनको कहा जाएगा। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात करते हैं
विकिरण विधि में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये बात मैं बोल चुका हूं कि भैया आपका विकिरण जो रेडिएशन है इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है, सूरज से लेके धरती पे क्या आती है, ऊष्मा आती है, सुषमा के साथ आती है, लेकिन बीच में कोई माध्यम नहीं होता, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई माध्यम है ही नहीं। अंतरिक्ष में कोई माध्यम है ही नहीं, तो ऊर्जा जो है सूरज से लेकर यहां तक बिना किसी माध्यम के आ रही है। कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सहायता से। ठीक भैया, चलेगा। बोलते हैं, कहा गया? हाँ, वह विकिरण प्रकाश किरणों के समान ही प्रकाश के वेग से गति करती है। जो आपकी होती है रेडिएशन, जो आपकी विकिरण होती है, अगर आपका माध्यम निर्वात है या हवा है, क्या कह रहे हैं, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कि माध्यम नहीं भी हो तो भी ये चल सकती है, माध्यम होगा तब भी चल सकती है, माध्यम हो या ना हो ये तब भी चलती है। बस फर्क क्या होता है, माध्यम चेंज कर देने से इनका वेग थोड़ा बदल जाता है। माध्यम चेंज करने से इनका वेग थोड़ा सा बदल जाता है। लेकिन अगर बात करें इनके लिए हवा के लिए, हमारे पास क्या है, हमारी जो किरणें हैं वो हवा में है या निर्वात में है, तो इनमें क्या होता है, इनका वेग लगभग लगभग कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब जो आपकी ईएम वेव्स होती हैं वो प्रकाश के वेग के समान रफ्तार से चलती हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा है सर, चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है। अब जब विकिरण किसी सतह पे आपतित होती है तब प्रकाश के समान ही परावर्तन, अपवर्तन और पारगमन दर्शाती है। प्रकाश के समान से ये कहां पढ़ेंगे, ये पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, हाँ मीडियम मीडियम करती है क्या बेटा, वेग करता है, वेग मीडियम पे निर्भर करता है, वेग, ठीक है। हाँ, क्या बोलते हैं, हाँ, तो जिस तरह से प्रकाश किसी सतह पर टकरा के परावर्तित होता है ना, अपवर्तित होता है, पारगमित होता है, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास क्या है, यहां पर भी होती है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी होती है। ठीक है, बात इतने के लिए रखना। चलो भाई और बात समझते हैं। रेडिएशन, मेन बात क्या है, रेडिएशन भैया हर एक वस्तु से निकलता है। रेडिएशन हर एक वस्तु से निकलता है, मतलब हर कोई वस्तु जिसका तापमान 0 केल्विन नहीं है, तो 0 केल्विन से ऊपर सभी वस्तुएं जिनके पास तापमान है सब के सब रेडिएशन जनरेट करती हैं। किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा होता है, लेकिन उत्पन्न सभी में हमारे पास ये होता है। तो हम भैया इस बात को अगर शॉर्टकट में लिखना थोड़ा चाहें, यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, नोट के तौर पर डालना, क्या बोलते हैं, सभी वस्तुएं जिनका तापमान 0 केल्विन से अधिक होता है सभी तापमानों पर, सभी संभव तापमान पर, है ना, सभी तरंगदैर्घ्य की ईएम वेव, क्या बोले, सभी तरंगदैर्घ्य की विकिरण उत्सर्जित करती हैं। मतलब कि एक तापमान अगर आपका हो 0 केल्विन से ज्यादा, बस 0 केल्विन को कहा जाता है परम शून्य तापमान। 0 केल्विन को क्या कहते हैं, परम शून्य तापमान कहते हैं, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन से ऊपर हर एक वस्तु आपका 0 से लेकर अनंत लैम्बडा तक, लैम्बडा पास क्या है, लैम्बडा को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। लैम्बडा को कहा जाता है भैया वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य से। ये क्या बला होता है भाई, बताएंगे, तरंगदैर्घ्य। ठीक है, हमने क्या कहा भैया, तरंगे वेव्स बन जाती है। तो भैया मैं कहा कि हमारे पास एक वेव की जो लंबाई होती है, एक वेव की जो लंबाई होता है उसको बोलते हैं लैम्बडा, तरंगदैर्घ्य। हाँ सर, और जो ये लैम्बडा है आपकी विकिरण के अंदर इसकी रेंज 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है।
मतलब कि हर एक लैम्बडा की लाइट मेरे पास आएगी, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 करोड़ हो, 25 करोड़ हो, कुछ भी नंबर हो, लैम्बडा की हर एक वैल्यू की लाइट वहां पे रहेगी, चाहे वो 0.00001% क्यों ना हो। हर एक लैम्बडा का प्रकाश वहां पे उपस्थित रहता है, हर एक लैम्बडा की रेडिएशन वहां पे उपस्थित रहती है, चाहे वो बहुत कम मात्रा में हो, चाहे वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो। हाँ, किसी एक लैम्बडा की कम, किसी दूसरे लैम्बडा के ज्यादा विकिरण मेरे पास हो सकता है, लेकिन भैया होते सारे ही हैं। मान लो भैया आपके पास क्या है भाई, मान लो कि सर हमारे पास क्या ना 1 करोड़ रुपए। अब उस 1 करोड़ रुपए में हो सकता है कि भैया आपके पास 1 रुपए का सिक्का भी हो, 2 का सिक्का भी हो, 5 का भी हो, 10 का भी हो, 20 का भी हो, 50 का भी हो, 100 का भी हो, 200 का भी हो, 500 का भी हो, तो 1000 का नोट भी क्यों ना हो। क्या कह रहा हूं, तो हर एक वेराइटी का नंबर आपके पास है लैम्बडा में, हर एक वेराइटी का लैम्बडा आपके पास है, किसी का कम किसी का ज्यादा हो सकता है, लेकिन भैया होते सारे ही होते, मेरे पास क्या है, सारे ही होते हैं। क्लियर है क्या। हाँ बेटा, सब कुछ सब करते हैं, सब के सब करते हैं, तो हर एक वस्तु से रेडिएशन निकलता है। ओके सर। अब उसके पहले जरा एक बात समझते हैं, उसके पहले जरा एक बात समझते हैं कि मानो 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 कि मान मेरे पास कैसे प्लेट है, प्लेट कुछ संरचना है, और हमने इस पे किसी प्रकाश का आपतन, किसी विकिरण को डाला, क्या कह रहे हैं, हमने इस पे किसी विकिरण को डाला कि विकिरण आओ टकराओ, तो विकिरण आया, तो हमने कहा कि जिस तरह से प्रकाश जब किसी सतह पर टकराता है उसमें परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। हाँ सर, तो बिल्कुल सेम टू सेम तरह से इसमें भी होगा कि जब कभी कोई विकिरण इस सतह पे आके टकराएगी, कोई रेडिएशन सतह पे आके टकराएगा, इस रेडिएशन का कुछ हिस्सा तो टकरा के समान माध्यम में लौट जाएगा, इस विकिरण का कुछ हिस्सा माध्यम को पार करके दूसरी ओर निकल जाएगा, और इस विकिरण का एक हिस्सा आपका पदार्थ के अंदर ही रह जाएगा। बहुत बढ़िया। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले के पास आपका जो किरण आया है उसको बोलते हैं हम लोग आपतित विकिरण। आपतित आपतित विकिरण, सर अंग्रेजी में उसको बोलते हैं इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक सर, आया, इसका कुछ हिस्सा टकरा के वापस चला गया, इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित विकिरण। परावर्तित विकिरण, ठीक है, तो बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। रिफ्लेक्टेड रेडिएशन समझ जाओगे, ठीक है सर। एक हिस्सा अंदर आपका अवशोषित हो गया, इसको बोलते हैं अवशोषित विकिरण। अवशोषित विकिरण, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड समझ जाओगे। हाँ जी सर, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इसको कहते हैं। हाँ सर, और एक हिस्सा जो आर पार चला गया इसको बोलते हैं पारगमित। पारगमित विकिरण, पारगमित विकिरण, पारगमित विकिरण इसको कहा जाएगा। बोले तो ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड रेडिएशन इसको कहा जाएगा, ठीक है भाई, ट्रांसमिटेड रेडिएशन इसको कहा जाएगा। पर एक बात समझते हैं, हमने कहा सर विकिरण क्या है भैया, रेडिएशन क्या है, हमने कहा कि भाई उष्मा जो होता है वो विकिरण के रूप में निकल रहा है। उष्मा क्या होता है, सर एक प्रकार की ऊर्जा होता है। अरे हाँ सर, ऊर्जा ही तो है, तो एक प्रकार से ऊर्जा आई है, सतह पर टकराया है, ऊर्जा का कुछ हिस्सा परावर्तित होके चला गया, ऊर्जा का कुछ हिस्सा आपका अंदर अवशोषित हो गया, और ऊर्जा का एक हिस्सा आपका आर पार चला गया। अच्छा, तो अगर मैं कहूं एक प्रकार से कि मान लो कि सर मान लेते हैं कि एक प्रकार से हमारे पास कुल उष्मा क्यू आया होगा, कुल उष्मा क्यू आया होगा, क्यू में से आपका कुछ हिस्सा हो गया परावर्तित, तो रिफ्लेक्टेड हीट हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एनर्जी बोल दो इसको। हाँ सर, और एक हिस्सा अंदर अवशोषित हो गया, तो क्यू ए मतलब एब्जॉर्ब, अवशोषित उष्मा हो जाएगा, और एक हिस्सा चला गया आर पार, सो बोलते हैं क्यू ट्रांसमिटेड, पारगमित उष्मा। अब सर बचपन से एक बात पढ़ते आ रहे हैं, सर कौन सी बात, कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है, आपकी ऊर्जा को खाली एक स्थान से दूसरे स्थान पे या एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में बदला जा सकता है, लेकिन कुल ऊर्जा आपकी हमेशा संरक्षित रहती है, कंजर्व रहती है। हाँ जी सर, तो उसके हिसाब से आई थी ऊर्जा क्यू,
हो गए 3 टुकड़े, बंटवारा कर दिया भाई, इसका बंटवारा कर दिया है। अच्छा है सब भाई, इनके नाम देख पा रहे होंगे उम्मीद है भाई। क्यों मेरे पास क्या है, कुल आपतित उष्मा, कुल आपतित उष्मा, उष्मा या ऊर्जा कह लो, हाँ सर, क्यू ए है ना, क्या कहेंगे इसको, आपका अवशोषित उष्मा, या बोले अवशोषित उष्मा की मात्रा, समझ जाओगे ना भैया, अवशोषित उष्मा इसको कह देंगे। सेम तरह पास क्या है, क्यूटी, क्या बन जाए मेरे पास, क्यूटी, जो बहुत ही क्यूट हो उसको बोलते हैं क्यूटी, पारगमित उष्मा। सर क्यू आर, परावर्तित, खत्म, चल जाएगा। हाँ सर, बात तो क्लियर है। तो सर अपनी एनर्जी कहाँ चली जाती है जो हम वर्क करते हैं, क्या वो एनर्जी वस्तु ले लेती है? हाँ बेटा, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट लेता है, एनवायरमेंट, आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो आपका पेड़ पौधे हो, आपकी वस्तुएं हो गई, वो सब आपकी हीट ले लेती हैं। आप जब लगातार काम करते हो, लगातार काम करते हो, तो बॉडी होती है गर्म, बॉडी का तापमान बढ़ जाता है। जब बॉडी का तापमान बढ़ जाता है तो वो अपनी ऊर्जा आपका उच्च तापमान से निम्न की ओर छोड़ देता है, उच्च तापमान से निम्न की ओर छोड़ देता है। तो यहां से आपकी एनर्जी निकलती है, बाहर वातावरण में जाती है, वहां पे जो भी ठंडी वस्तुएं होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी से ऊर्जा निकल गई, ऊर्जा निकल गया तो फिर आपको थकावट महसूस होती है कि भैया हाँ, एनर्जी कम हो गई है, एनर्जी कम हो गया। ठीक है, बात समझे क्या? हाँ जी सर, चलेगा, एक नंबर है बाबू। ठीक है, चलेगा, ओके सर, ओके सर, ओके सर। अब अगर मैं इस क्यू का यहां लाके सब में भाग कर दूं, बात सुनेगा, अब मैं यहां पे इस क्यू का वैसे सॉल्व करते हैं। इस क्यू को लाएंगे, यहां भाग देंगे, ये कितना है पास, एक बचेगा। क्यू ए बटा ए को हम लोग बोलते हैं ए, एब्जॉर्प्टिविटी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिविटी, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटिविटी, इक्वल में कितना, 1। ओ हो, सर हर चीज का मतलब लिख दो। यहाँ पे ए मेरे पास क्या है, अवशोषित उष्मा का कुल उष्मा के साथ अनुपात है, इसको बोलते हैं अवशोषण क्षमता या अवशोषकता, अवशोषकता, अवशोषकता अथवा अवशोषण क्षमता। अवशोषण क्षमता क्या कहेंगे, आर, आर क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड एनर्जी बटे में क्यू, कितना बच जाएगा आपका, इसको बोलते हैं आपका परावर्तित या परावर्तकता, परावर्तकता, रिफ्लेक्टिविटी, परावर्तकता या परावर्तन क्षमता। ठीक, सेम रिजल्ट बात करेंगे, किसकी, टी की बात कर लेते हैं, तो क्यू टी बटे क्यू कह दूंगा, क्या इसको हम लोग, परावर्तकता नहीं, पारगमता, पारगमता या पारगमन क्षमता। क्या हम लोग इनको याद रख पाएंगे क्या, क्या हम लोग इनको याद रख पाएंगे? हाँ, सीधी सिंपल चीजें हैं, ये पॉइंट थोड़ा काम का है। ये इनडायरेक्टली आपको ये बताता है कि कुल ऊर्जा का, कुल ऊर्जा जो हमारे पास आ रही है, उस ऊर्जा का कितना हिस्सा अवशोषित हो गया, कितना हिस्सा आपका परावर्तित हो गया, कितना हिस्सा आपका पारगमित हो गया, आपको ये दिखाता है, ये आपको ये चीज दिखाता है। अब क्या होता है भैया, इनमें भी क्या होता है, खास पॉइंट हमारे पास आता है कि मान लो, मान लो कि यदि कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसी वस्तु है जिसके लिए मेरे पास क्या है, अवशोषकता या बोले अवशोषण क्षमता कितना, एक है, कोई पारगमन नहीं होता, कोई कोई परावर्तन नहीं होता, कोई पारगमन नहीं होता, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी वस्तु जो कि आने वाली सारी की सारी ऊर्जा को अवशोषित कर ले, सब कुछ अवशोषित हो गया, कुछ भी परावर्तन नहीं हुआ, कुछ भी आपका पारगमन नहीं हुआ, ये जीरो है, जो भी सब का सब एब्जॉर्ब हो गया। तो ऐसी बॉडी को, ऐसी वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं, ब्लैक बॉडी।
ब्लैक बॉडी उसको कहा जाता है, ब्लैक बॉडी उसको कहा जाता है। हाँ सर, सर ब्लैक बॉडी को क्या कहेंगे भैया हिंदी में? हिंदी से बोलते हैं कृष्ण पिंड। कृष्ण पिंड, कृष्ण का मतलब होता है ब्लैक, कृष्ण पिंड इसको कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक बॉडी को कहते हैं। सर ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है? ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है? वह वस्तु, वह वस्तु जो जो आपतित जो आपतित जो आपतित संपूर्ण ऊर्जा को, संपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित अवशोषित कर ले। ठीक है, अवशोषित कर ले। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अपना ब्लैक बॉडी को कहते हैं। ठीक है, अब कायदे से असल में ऐसा कोई चीज होता नहीं है, क्योंकि कायदे में हर एक वस्तु चाहे कितनी कैसी भी सरफेस हो, चाहे कैसी भी सरफेस हो, हर एक वस्तु में क्या है, थोड़ा बहुत पारगमन, थोड़ा बहुत आपका परावर्तन होता ही है। थोड़ा बहुत पारगमन, थोड़ा बहुत आपका क्या ना परावर्तन होता ही। लेकिन हमने भैया ये कॉन्सेप्ट है ब्लैक बॉडी। हाँ सर, ठीक है। हाँ, अब ये कि एक साइंटिस्ट था फेरी नाम से, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट या एक वस्तु बनाने की कोशिश किया जो बिल्कुल ब्लैक बॉडी तरह काम करता। तो भैया बस एक पॉइंट के तौर पे याद रखना कि एक साइंटिस्ट था, उसने बताया भाई फेरीज ब्लैक बॉडी। इसने कुछ ना किया, बात समझिएगा, इसने कुछ भी नहीं किया, एक सीधा सिंपल सा डायग्राम लिया। तो क्या लिया कि हमारे पास ऐसे एक वस्तु है, नहीं नहीं ब्रांड नहीं होना यार, तो ठीक है क्या? अब ठीक है, चलेगा। ठीक है, क्या क्या इसने इसने यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया, इसने यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया, ओहो, छोटा सा होल कर दिया, और यहाँ पे ऐसे बना दिया उभार तिकोना सा, इससे तिकोना सा। फिर क्या किया, इसने यहां से डाला एक प्रकाश, कि प्रकाश को यहां से भेजो छोटे से होल के अंदर। हाँ सर, यहां भेजा, तो छोटे से होल से प्रकाश को भेजा अंदर की ओर। अब जब यहां से प्रकाश टकराएगा, चारों तरफ फैलेगा। हाँ सर, तो प्रकाश जब चारों तरफ फैलेगा तो प्रकाश का मतलब बात करें एक किरण की, एक विकिरण गया यहां पे टकराएगा। अब आपने इस सतह को इस प्रकार बनाया, आपने सतह को इस प्रकार से बनाया है कि आपने इसको कर दिया बाहर से पॉलिश, जैसे घर में होता है दर्पण, कांच होता है ना, कांच मिरर। हाँ सर, आपने इसको कर दिया बाहर से पॉलिश। बाहर से पॉलिश कर दोगे तो भैया इसमें कोई भी एनर्जी बाहर नहीं जा पाएगी, जो भी रहेगा अंदर ही रहेगा, जो भी रहेगा अंदर ही रहेगा। तो अब जो आपके पास वस्तु है, इसके अंदर कुछ आपने लाइट भेजा, वो गया टकराया। अब टकराने के बाद क्या होता है भैया, इस ऊर्जा का कुछ हिस्सा तो यहाँ पे हो गया एब्जॉर्ब, बचा हुआ टकरा के वापस लौटता है। तो मान लो कि हम 100 एनर्जी लेके आए थे, कितना 100 में से 20 आपका एब्जॉर्ब हो गया, बचा हुआ 80 वापस चला गया। कोई बात नहीं सर, वो फिर टकराएगा, वो यहाँ पे फिर टकराएगा, टकराने के बाद क्या वापस कहीं और जाएगा। हाँ सर, तो फिर से हुआ 20 एब्जॉर्ब, अब कितना 60 रह गया। सर बढ़िया है, बढ़िया है। फिर यहाँ जाएगा, यहाँ टकराया हुआ है, कितना फिर से 20 एब्जॉर्ब होगा, फिर से 20 एब्जॉर्ब होगा, 20 एब्जॉर्ब होगा। हाँ सर, तो या 20 कितना 60 80 हो गया, फिर बचा हुआ 20 जाएगा, फिर वो कहीं टकराएगा और वो भी आपका अंत में अवशोषित हो जाएगा। तो क्या होता है, लगातार आपकी जो वो किरण अंदर गई है, लगातार टकराने से, लगातार परावर्तन कर करके थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब करवाती रहती है, और एक टाइम के बाद पूरी की पूरी विकिरण अंदर आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। तो इसको उन्होंने क्या कहा, एक ब्लैक बॉडी का नाम दिया कि भाई हाँ, इसके अंदर आप जो भी वस्तु, जो भी लाइट डालोगे, आप जो भी प्रकाश इसके अंदर डालोगे, वो सारा का सारा आपका अंत में अवशोषित हो जाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? क्या ये बात सभी को क्लियर है क्या? हालांकि किसी ने बताने लायक कुछ था नहीं, बस ठीक है, समझ लिया, अपन देख लिया। चलो बढ़िया। ठीक है भाई, अभिषेक जी भाई, एक वीडियो डाउनलोड करने पर बेटा दिखता है, ठीक है। हाँ, इस एप्लीकेशन में थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत है ना। तो बेटा कितना रिफ्लेक्शन उतरा है, हमने कहा मना करा? हमने रिफ्लेक्शन बोला तो है कि कर रहा है, हमने कहा मना करा?
हमने कहा कि आपने इसको ब्लैक बॉडी का नाम दिया, क्यों? क्योंकि अंत में सारी की सारी ऊर्जा इस बॉडी ने ही अवशोषित कर लिया है। जितनी ऊर्जा आई थी वो सारी की सारी इस अकेली वस्तु ने अवशोषित कर लिया है। तो भैया बार बार रिफ्लेक्शन करवा करवा के, थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब करवा करवा के अंत में सारी ऊर्जा इसके अंदर आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए आप इसको एक तरह से ब्लैक बॉडी कह देते हो। समझ रहे हो? ठीक है भाई। अभिषेक भाई, जानता हूं थोड़ी इस एप्लीकेशन में एक दिक्कत है कि अगर आप लेक्चर को डाउनलोड कर लेते हो और आप उसको देखना चाहते हो तो ऐसी अवस्था में भैया आपको थोड़ा सा इंटरनेट चालू रखना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनेट ऑन रखो, उसमें कंज्यूम नहीं होगा, बस वो एप्लीकेशन चालू करने के लिए चलता है। ठीक है, एप्लीकेशन चालू करने के लिए लगता है कि एप्लीकेशन चालू करोगे, वहां पे आपका डाउनलोड फोल्डर में जाओगे, वीडियो प्ले करो, चल जाएगा वो। ठीक है, चलो भाई, उम्मीद है ये पार्ट क्लियर होगा। हाँ सर। अब सर, जिस प्रकार से हम बात करते हैं इसकी, है ना, इसकी बात करते हैं, बिल्कुल वैसे एक पॉइंट मेरे पास और भी आता है सर। कौन सा? एक पॉइंट हम लोग जरा और भी पढ़ते हैं, ये बात आप लोग खुद भी जानते हो, मुझे बताओ। अगर मेरे पास कोई पॉलिश्ड सरफेस होता है, समझना, मेरे पास क्या है? एक पॉलिश्ड सरफेस, समझिएगा, एक पॉलिश्ड सरफेस है। पॉलिश सरफेस मतलब जिसको आपने रगड़ रगड़ के क्या चिकना कर दिया, एकदम चिकना हमने कर रखा है। अच्छा, अब चिकनी सरफेस बात करते हैं, तुम खुद से बताओ, उस पे आपकी प्रकाश का परावर्तन होता है कि नहीं होता है, या कम होता है कि ज्यादा होता है? ये बताओ कि एकदम चिकना सरफेस आपने रगड़ रगड़ के एकदम चमका दिया, शाइन कर दिया, शाइन, है ना, आपने क्या उसको चमका चमका के शाइन करवा दिया है, चमका चमका के शाइन करवा दिया है। आर मैक्स ए कम, हाँ हाँ, ठीक है, तो भैया चमकी हुई भैया, एकदम चमका दिया, तो जब कभी इस पर प्रकाश टकराता है, टकरा भैया वापस आता है कि रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा होता है, रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा होता है। हाँ 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 सर। तो ऐसी वस्तु जो पॉलिश होता है, पॉलिश सरफेस में क्या होता है, आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिविटी क्या होता है? हाई होता है। रिफ्लेक्टिविटी क्या होता है? हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। हाँ सर, बात करेक्ट है, बात एकदम करेक्ट है। और आपका जो होता है एब्जॉर्प्शन, वो थोड़ा कम हो जाता है। सर ट्रांसमिटिविटी देखो, ट्रांसमिटिविटी आपकी तब बात करते हैं जब मेरे पास आर पार जाने के लिए जगह हो, जब आर पार जाने के लिए जगह हो। हाँ सर, ठीक है। और सर मेरे पास मान लो कि अगर मेरे पास सरफेस रफ ना हो के, पॉलिश ना हो के रफ सरफेस है, एक रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस, तो क्या होता है सर, वहां पे आपका रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्टिविटी क्या होती है आपकी? लो होती है, कम होती है, कि परावर्तकता कम होता है, लेकिन हाँ उनकी अवशोषणता क्या होता है? हाई होता है, हाई होता है। और यही कारण है कि रेगिस्तान में भी जाओगे ना, रेगिस्तान में, है ना, है ना, कई बात करें कई बात करें, कभी अगर आप जाओ रेगिस्तान में, है ना, रेगिस्तान में जाओगे तो वहां पे होती है रेत। रेत क्या होती है? एक रफ सरफेस होती है। रेत क्या होती है? बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, तो वो पॉलिश तो नहीं होता है, बहुत सारे कण होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, रफ सरफेस होता है। और जब उस रफ सरफेस पे आपका सूरज की किरणें आके टकराती हैं, जब उस रफ सरफेस पे सूरज की किरणें आके टकराती हैं, तो भाई रिफ्लेक्शन तो बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन हाँ उनकी अवशोषण क्षमता क्या थोड़ी सी हाई होती है। और कभी ध्यान देना, कभी ध्यान देना कि जो रेगिस्तान में जो आपको रेत मिलती है ना, वो थोड़ी काली भी होती है, थोड़ी सी काली भी उसमें होता है। तो यह क्या है, एक तो ब्लैक बॉडी भी काम कर रहा है, दूसरा रफ सरफेस भी है, तो काले रंग की भी है, ऊपर से क्या होता है, ब्लैक बॉडी भी बन जा रहा है। तो क्या होता है कि परावर्तन तो ना के बराबर है, लेकिन अवशोषण क्षमता बहुत ज्यादा हाई होता है। तो रेगिस्तान में मिलने वाली रेत प्रकाश को या बोले उष्मा को करती है अवशोषित, और वो गर्म ज्यादा होती है, वो जल्दी गर्म हो जाती है। अच्छा, बात सही कह रहे हो मास्टर आप, ठीक है। तो भैया इस बात को याद रखिएगा, ठीक सर, चल जाएगा। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। अब बात करें यहाँ पे कुछ बातें, सर मेन कहानी चल रही थी उत्सर्जन की, ये तो आप कहाँ पहुंच गए? एब्जॉर्प्शन पे। अरे नहीं भाई, उसकी बात करेंगे, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। समझो, हमने कहा है सर रेडिएशन की हर एक वस्तु विकिरण उत्सर्जित करती है। अभी हमने बात किया अवशोषण क्षमता का, सर हमें बात करना है ऊर्जा निकालने की, आप बात करो एब्जॉर्ब करने की। ये क्या हरकत कर रहे हो? काला कपड़ा पहनने से गर्मी ज्यादा लगती है, बिल्कुल सही बात है। ये बोलते ना कि गर्मियों के मौसम में काले कपड़े नहीं पहनते हैं, क्यों नहीं पहनते हैं? क्योंकि काला कपड़ा जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं ब्लैक बॉडी के आसपास की प्रॉपर्टी शो करता है।
जब कभी सूर्य प्रकाश आकर टकराता है तो वो ऊर्जा को अवशोषित ज्यादा करता है, परावर्तित कम करता है। तो काले कपड़े एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो गर्म जल्दी हो जाते हैं। तो गर्मियों में काले कपड़े पहनने से गर्मी ज्यादा लगती है। आप पहनो व्हाइट कपड़े, व्हाइट कपड़ा जो होता है भैया उसमें रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, उसमें परावर्तन ज्यादा होता है। तो जितना प्रकाश आकर टकराता है, टकरा के वापस चला जाता है। तो ऐसे कैसे में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ज्यादा होने से और एब्जॉर्प्शन कम होने से कपड़ा गर्म कम होता है और पहनने वाले को गर्मी कम लगती है। ठीक है। सर्दियों में काम उल्टा होता है, सर्दियों में लोग जनरली काले कपड़े ही पहनते हैं। अधिकतर जो जैकेट्स आपको मिलती है मार्केट में क्या होता है, ब्लैक कलर की होती है। क्यों होती है भैया, कि ब्लैक कलर क्या होता है, आपकी आने वाली सूरज की ऊर्जा को एब्जॉर्ब ज्यादा करता है। तो सर्दी के मौसम ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जल्दी गर्म होगा, जल्दी गर्म होगा तो हमारे पास क्या होता है, आपको अंदर गर्मी महसूस हो जाती है। ठीक है। पर सर आप तो शर्ट उसी रंग की पहनते हो। बेटा फिजिक्स आना, फिजिक्स समझना एक अलग बात है, और गरीबी एक अलग बात होती है। गरीबी एक अलग बात होती है। और जब गर्मी के मौसम में तुम व्हाइट शर्ट पहन लो और वो पसीने में गंदी हो जाए, फिर घर जाके तुम्हें तुम्हारी बीवी और माता जी तुम्हें दोनों मिलकर गाली दें कि साले रोज रोज कपड़े गंदे करता है, बड़ा शौकीन हो रखा है, व्हाइट कपड़े पहनने का इतना ही शौक है ना तो खुद धो लिया कर पे। तो फिर जो मिले वो पहन लेना चाहिए, तो फिर जो मिले वो पहन लेना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए बकैती। ठीक है। ठीक है, चल जाएगा। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो भैया, अब बात करते हैं वास्तव में उत्सर्जन की। वास्तव में बात करते हैं किसकी, उत्सर्जन की बात किया जरा जाए। ठीक है। अब ये इन बातों को जरा ध्यान से इत्मीनान से सुनिएगा कि हम लोग क्या कहने जा रहे हैं। सुनिएगा, आ जाओ भैया। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता। सबसे पहले से ये एक वर्ण का मतलब क्या होता है, एक वर्ण का मतलब होता है वन कलर, और वन कलर का मतलब क्या है, एकांक, यूनिट वेवलेंथ, यूनिट वेवलेंथ, एकांक तरंगदैर्घ्य। समझो, हमने कहा कि हर एक वस्तु से क्या होता है, विकिरण उत्सर्जित होती हैं, और सभी संभव तरंगदैर्घ्य की होती हैं, जीरो से लेकर अनंत तक। जीरो से लेकर अनंत तक जितनी भी लैम्बडा बन सकती है, उन सभी लैम्बडाओं की ऊर्जा विकिरण मेरे पास आती है, उत्सर्जित होती है। अब हम ये कह रहे हैं किसी एक लैम्बडा के लिए, एक लैम्बडा के अंतर के लिए, किसी एक लैम्बडा के अंतर के लिए, कि मान लो मेरे पास क्या है, हम बात कर रहे हैं कि आपने बात कहा कोई लैम्बडा है, एक लैम्बडा है, तो इसके लिए मेरे पास कितनी ऊर्जा आएगी। तो क्या करो भैया, इस लैम्बडा के आधा पहले और इस लैम्बडा के आधा बाद में, इस छोटी सी रेंज के लिए देखो भैया, इनमें अंतर कितने का, एक का अंतर है। तो इस एक वेवलेंथ के अंतर के लिए कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुआ है, इसको बोलते हैं एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता, एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता। और बात पूरा पढ़ेंगे, पूरी कहानी जरा पढ़ते हैं। कहानी पूरी क्या है, ध्यान से। किसी पृष्ठ से एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से, ओके, फिर एकांक तरंगदैर्घ्य की उत्सर्जित ऊर्जा को ही एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। कि पहली बात तो प्रकाश आ रहा है। सर आपकी व्हाइट टी शर्ट मेरे को चाहिए ना, बेटा वो तो ना मिल पाएगी, मैं तेरे को नहीं दिला दूंगा, मैं तेरे को नहीं दिला दूंगा, शानदार, टेंशन आ तू। मैं तो काला हूं, मुझे गर्मी नहीं लगती। वाह, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। बेटा इसको कहते हैं ढीठ होना, ढीठ। बोलते ना कि कभी तो कभी कभी अपने घर वाले बोलते हैं कि ये तो भैया मार खा के ढीठ हो चुका है, उसको कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता। तो तुम भी वैसे हो चुके हो, तुम लोग हीट एब्जॉर्ब कर करके हो चुके हो ढीठ, कि अब फर्क ना पड़ता है, अब फर्क ना पड़ता है। मैं तो जब गर्मी में मैं जब गर्मी में बाहर निकलता हूँ, गर्मी में बाहर निकलता हूँ कि हे सूरज देव, अपने ब्राइटनेस थोड़ी कम करो। आपकी ब्राइटनेस की वजह से हमारी अखियां, हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं, हम सड़क पे देख नहीं पाते हैं, ऊपर से हमारा जो रंग पहले से ही सांवला है, हम और काले हो जाते हैं। समझ लो,
और हम इतने सांवले हैं कि लोग हमें देख के ये भी नहीं कहते कि देख तेरा रंग सांवला हुआ बावला, कुछ भी कहा नहीं जाए, है। तो हमें कोई नहीं कहता ऐसी बातें, हमें ऐसी बातें कोई नहीं कहता है, समझ रहे हो। हम तो काले हैं भाई साहब। मतलब दुनिया में सारे नियम बनाए गए हैं किसके लिए? लड़कियों के लिए। लड़की मोटी है तो मोटी मत करो, बॉडी शेमिंग होती है ना। कि लड़की अगर काली है तो काला मत बोलो, है ना। कि आप मतलब ना, आप क्या हो, रेसिस्ट हो। आप रंगों के भेद पे भेदभाव करते हो। लड़के को चाहे कुछ भी कह लो, काला, गेंडा, मोटा, पतला, सुकड़ा, मरेला, है ना, अंधेरे में दिखाई नहीं देता, हमारी कोई इज्जत नहीं भाई, हमारी कोई इज्जत नहीं है। पुरुष समाज की, समाज में कोई इज्जत इज्जत नहीं है भैया। अरे बड़ों को छोड़ो, बड़े को छोड़ो, जो बच्चा नया नया पैदा हुआ है, उसको साले का पता भी नहीं है। उस छोटे से बच्चे को, जो बच्चा पैदा हुआ है, उसको घर में, अपने ही घर में, अपने घर वाले बोलते हैं, अरे कालू किधर जा रहा है, अले मेला कालू, अले मेला कालू। तो देख रहे हो भाई साहब, हद हो रखी है, इज्जत ही नहीं है कहीं भी भाई साहब। छोटा बच्चा तो पैदा हुआ है, उसको पता भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है। और वो बेचारा मासूम है, उसको पता नहीं, उसको लगता है कि कालू भी कॉन्फिडेंस है ना। उसको लगता है कि कालू सुन के लगता है कि कोई कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, वो खुश हो जाता है, कालू हे, कालू हे, वो बड़ा खुश हो रहा है, उसको पता भी नहीं है। मतलब घर वाले देख रहे भाई साहब, इस कदर। छोड़ो यार, क्या ही बोले, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं भाई साहब। समझो बात करते हैं। तो हमने कहा कि एक लैम्बडा के अंतर के लिए, एक लैम्बडा के अंतर के लिए हमारे पास जो प्रकाश उत्सर्जन होता है, उसको बोलते हैं आपका स्पेक्ट्रल उत्सर्जन क्षमता, ई लैम्बडा इसको कहेंगे। सर ये ई लैम्बडा इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल उत्सर्जन क्षमता, एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता। हाँ जी सर, बात एकदम करेक्ट है, एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता इसको कहा जाता है। ओके, ओके। पर सर क्या ऐसी एक ही लाइट है? अरे नहीं, मैंने कहा ना भाई, लैम्बडा की वैल्यू जीरो से लेकर अनंत तक है। लैम्बडा की वैल्यू जीरो से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। ये तो आपने सिर्फ एक के लिए निकाला है, या आपने सिर्फ और सिर्फ एक अंतर के लिए निकाला है। ऐसे अंतर तो बहुत होंगे, जीरो से एक, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, पांच से छह, छह से सात, सात से आठ, नौ से दस, तो बहुत सारे अनंत हैं। तो अगर उन सारे लैम्बडा को, अगर उन सारी एक वर्णी प्रकाश की उत्सर्जन क्षमता को जोड़ दें, तो आपको मिल जाएगा टोटल। तो कह रहा हूं सर, ऐसी ई लैम्बडा एक नहीं भाई, अनंत है। ऐसी ई लैम्बडा एक नहीं, अनंत है, बहुत 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 सारी है, बहुत सारी है, बहुत सारी है। जब उन सबको जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल एमिसिव पावर। ये थी किसी एक लैम्बडा के लिए, किसी एक रंग के लिए, ये मेरे पास क्या है, सबको जोड़ दो। किसी सतह से एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित होने वाली कुल ऊर्जा, टोटल कितना आया है। अब रंग की बात नहीं कर रहा हूं, अब नो रंग की बात, रंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास क्या कुल ऊर्जा कितना है। मतलब जब 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 सारी लैम्बडा को जोड़ दोगे, जब सारी लैम्बडा को जोड़ दिया जाएगा, तो आपको मिलेगा टोटल एमिसिव पावर, टोटल उत्सर्जन क्षमता। अब याद करो सर, ई लैम्बडा तो बहुत छोटे अंतराल के लिए है, ई लैम्बडा तो बहुत छोटे अंतराल के लिए है। हमें सबको जोड़ना, याद करो, जब बहुत सारे छोटे 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 अनंत संख्याओं को जोड़ना होता है, हम करते हैं समाकलन। अरे हाँ सर, तो आपको जो टोटल ऊर्जा मिलता है, वो ई लैम्बडा का समाकलन करने से मिलता है। कहां से कहां तक? जीरो से लेकर अनंत तक, क्योंकि लैम्बडा का मान जीरो से अनंत तक कुछ भी हो सकता है, जीरो से अनंत तक कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बहुत सही सर। तो ई लैम्बडा किसी एक लैम्बडा परास के लिए, सबको जोड़ दोगे तो आपको टोटल, आपको ई मिल जाता है। और लिखा भी हुआ है कि कुल उत्सर्जन शक्ति सभी तरंग दैर्ध्य की विकिरण होती है। रुक जाओ, अरे यार इसकी लैंग्वेज नहीं है क्या, रुको। कि कुल उत्सर्जन क्षमता सभी सभी एक वर्णी उत्सर्जन क्षमताओं
के योग के समान समान होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक छोटे से ग्राफ से दिखाना चाहूं कि ग्राफ से अगर हम किसी वस्तु की, है ना, पढ़ाई करें कि भाई हमने एक एक वस्तु लिया, उसके लिए हमने क्या करा, हमने प्रकाश का उत्सर्जन करवाया और हर एक लैम्बडा के लिए आपने उसको ग्राफ में दिखाया। तो अगर मैं ई लैम्बडा का लैम्बडा के साथ एक ग्राफ शो करूं कि भैया हर एक लैम्बडा के लिए कितना लैम्बडा मेरे पास आएगा, तो वो ग्राफ या कुछ ऐसा मिलता है, कुछ इस प्रकार से मिलता है। तो किसी एक लैम्बडा के लिए आपके पास ऊर्जा बहुत ज्यादा होता है, लैम्बडा मैक्स, है ना, कि इसके लिए आपको मिलने वाली स्पेक्ट्रल उत्सर्जन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रकाश मेरे पास और नहीं है, सारे ही हैं, सारे के सारे मेरे पास क्या प्रकाश यहाँ पे उपस्थित हैं। तो अगर आपको टोटल निकालना होता है, एक आप छोटा सा अल्पांश मानते हो, यस सर, छोटा सा अल्पांश मानते हो, जिसकी ऊंचाई कितना ई लैम्बडा बनता है, जिसकी मोटाई कितना मेरे पास डी लैम्बडा बनता है। हम जानते हैं कि ग्राफ का जो एरिया होता है वो यहाँ पे होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई और सबको जोड़ना है तो आप करते हो समाकलन। तो मेरे पास क्या ई लैम्बडा डी लैम्बडा के समाकलन से आपको कुल उत्सर्जन क्षमता मिल जाता है। तो ये बता दो, इसमें मुझे कोई समस्या है, टेंशन है, दुख दर्द है, पीड़ा है, जल्दी बता दो। मोटी मोटी कहानी यही है कि आपको मिलने वाली कुल उत्सर्जन क्षमता सभी वर्णों की, सभी रंगों की स्पेक्ट्रल ऊर्जाओं के योग के समान होता है। सीधा सिंपल फंडा है। बताओ भैया, कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई दुख दर्द, कोई पीड़ा वाली बात हो? चलेगा? डन सर, बहुत बढ़िया। अब बात करें मेरे पास ब्लैक बॉडी, बता चुका हूं, पढ़ लो एक बार। कोई भी पिंड जो सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है पूर्ण कृष्ण पिंड कहलाता है। ब्लैक बॉडी का रंग काला होना आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ, जो वस्तुएं काले रंग की होती हैं वो कहीं ना कहीं अवशोषण ज्यादा दर्शाती हैं। ठीक है भैया, तो कोई भी पिंड जो आपतित विकिरणों को अवशोषित कर लेता है उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी। अब मेरे पास क्या है? उत्सर्जकता। उत्सर्जकता समझते हैं। उत्सर्जकता यहां मेरे पास क्या है, देखो, उत्सर्जकता मेरे पास क्या, एक रिलेटिव टर्म होता है। रिलेटिव मतलब तुलनात्मक, तुलनात्मक कि भाई आप क्या तुलना कर रहे हो, तुलना कर रहे हो किसी भी वस्तु की ब्लैक बॉडी से। आप तुलना कर रहे हो किसी भी वस्तु का ब्लैक बॉडी से, तुलना कर रहे हो। बात को जरा सुनिएगा कि मान लो कि एक नॉर्मल वस्तु है, एक नॉर्मल वस्तु है, नॉर्मल वस्तु और एक ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी, नॉर्मल वस्तु, ये थोड़ा व्हाइट व्हाइट है, थोड़ा कालू कालू है, तो कालू और व्हाइट, कालू और व्हाइट, ऑर्बिट व्हाइट, है ना। हम तुलना कर रहे हैं इनकी उत्सर्जन क्षमता का, कि मान लो दोनों को सेम टू सेम टेम्परेचर दे दो, दोनों को सेम टू सेम टेम्परेचर दे दिया जाए कि हे कालू तुम्हारा टेम्परेचर है 50 केल्विन, हे गोरे तुम्हारा टेम्परेचर 50 केल्विन। अब तुम दोनों का है टेम्परेचर समान, तुम दोनों से क्या होगा, एनर्जी का रेडिएशन होगा, बाहर निकलेगा, उत्सर्जन होगा। अच्छा, तो इसने कहा कि भैया ये है ब्लैक, ई है ब्लैक, ई है व्हाइट। तो हमने कहा कि इस वाली वस्तु की उत्सर्जन क्षमता काली की तुलना में कितनी है, उसको बोलते हैं उत्सर्जकता। क्या बोलते हैं? उत्सर्जकता। कि भैया इसको बोलते हैं छोटू ई, इसको कहते हैं छोटू ई, इसको कहा जाता है छोटू ई, इसको कहा जाता है। और कहते हैं कि उस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कितना है काली की तुलना में, काली की तुलना में, उसको बोलते हैं उस वस्तु की उत्सर्जकता। ऐसा लग रहा पुरानी पिक्चरों में जो होते ना, पुरानी पिक्चर में तो डाकू होते थे कि कह देना काली आया था, काली तुम्हें मिलेगा काली पहाड़ी के पीछे, है, समझ रहे हो क्या? है काली, है। तो ई मेरे पास क्या है, ई है आपकी उत्सर्जन क्षमता किसी दी गई वस्तु के लिए, और बी का मतलब क्या है, ब्लैक बॉडी के लिए। तो भाई चाहो तो उसको लिख लेंगे, दी गई दी गई वस्तु की दी गई वस्तु की
वस्तु की उत्सर्जन क्षमता डिवाइड में ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता, ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता है, देखो ठीक है। तो ये बात थोड़ा आप लोगों को याद रखने का है, ठीक सर, चलेगा। ले भैया आओ, है ना। सेम तरह से भैया आपकी ये है आपकी, एक मिनट, हाँ, सेम तरह से आपकी अवशोषण क्षमता, हमने बात किया अभी उत्सर्जन की बात किया, अब बात करें अवशोषण क्षमता। ये देख चुके हैं भाई, एक वर्णीय मतलब एक रंग के लिए क्या आपकी अवशोषण क्षमता रहेगा। हाँ सर, भैया ए लैम्बडा कहेंगे कि किसी एक लैम्बडा के लिए एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल पर कितनी ऊर्जा अवशोषित हो सकती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एब्जॉर्प्टिव पावर, अवशोषण क्षमता एक वर्ण के लिए। जब सबको जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, टोटल ए, वही ए लैम्बडा डी लैम्बडा का समाकलन, काम खत्म। इसमें कोई खास भयंकर बात नहीं है, चल जाएगा, डन है क्या, स्लो 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 स्लो। अब भैया कुछ खास बातें जो आपको क्वेश्चंस के थ्रू जरा याद करवाते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू जरा याद करवाते हैं। सबसे पहले, ऊष्मा के स्थानांतरण की दर किस विधि में अधिकतम होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण आपका सबसे तेज किस विधि में होता है, क्या क्या वॉइस, ठीक है। बात करें कायदे समझते हैं, देखो सबसे तेज अगर किसी वस्तु को ठंडा किया जाना है तो भाई कायदे से वो होता है संवहन। बात समझना, ये क्वेश्चन क्या है, कायदे से क्वेश्चन कंप्लीट है नहीं, फिर भी सुन लो कि आपका क्या बोलते हैं ना, हीट ट्रांसफर रेट, ठीक है, जो आपका मैक्सिमम हो सकता है वो हो सकता है किसमें, फोर्स्ड कन्वेक्शन, ऐसा क्यों, फोर्स्ड कन्वेक्शन क्यों, बात सुनेगा। अरे वो इसमें क्या हो गया वो तो बताओ, क्या हो गया, आवाज आ रही है क्या, हेलो 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 हेलो, क्या दिक्कत हो गया, सही आ रहा है, क्यों चीख रही है, हेलो, चल तो रहा आवाज गधेड़ो। लो बढ़ा दिया आवाज। अंकित भैया, 20 क्लास में फालतू सवाल पूछोगे तो इग्नोर ही किए जाओगे, ठीक है। जब क्लास में पढ़ा रहे हो और बकेती काटने तो टाइम पास करना बेटा, नहीं जवाब मिलेगा, उल्टा ब्लॉक कर दूंगा तेरे को मैं, समझ रहा है। तुम्हें 10 बार समझाया, जिस टाइम पढ़ाता हूँ उस टाइम बकेती मत काटा करो, घुमा के साथ लाफा मारूंगा ना कान के नीचे, दुनिया भूल जाएगा, याद रखना। खुद तो पढ़ना है ही नहीं, तो पढ़ना है ही नहीं, क्लास का टाइम खराब करने आ जाते हैं। तेरी जो मर्जी करना कर भैया, तेरे को जहां ज्वाइन करना कर, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्लास डिस्टर्ब मत करे वरना गाली खाएगा भी। यहाँ तो प्लेटफॉर्म में भाई मेरा नहीं है, मैं तो गाली दे भी दूंगा। सुन लो यहाँ पे बात होता है, फोर्स कन्वेक्शन। सोचो कि मान लो क्या है, सब घर में है गरम गरम तवा, सब क्या है, घर में है गरम गरम तवा, खाना बना के जैसे खत्म हुए हैं, सब तवा है। अब उस तवे को ठंडा करना है, अब उस तवे को क्या करना है, ठंडा करना है। मैंने कहा है कि उस तवे को ठंडा करने का, तुम खुद सोचो तवे को ठंडा कैसे किया जाए, कि सर एक तो उसको छोड़ दो, उससे रेडिएशन निकलेंगी, धीरे धीरे वो अपने आप ठंडा हो जाएगा, या फिर सर फोर्स कन्वेक्शन, पानी कर दो चालू नल का और उसके ऊपर छोड़ दो, पानी को चालू करो उसके ऊपर छोड़ दो, हाँ सर उस केस में तवा जल्दी ठंडा होता है। हाँ, तो फोर्स्ड कन्वेक्शन के थ्रू चीजों को सबसे जल्दी ठंडा या गर्म किया जा सकता है, सबसे जल्दी ठंडा या गर्म किया जा सकता है, हाँ जी सर,
बात एकदम करेक्ट है, बात एकदम करेक्ट है। तो क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, फोर्स कन्वेक्शन। लेकिन हाँ, अगर मैं इसमें एक टर्म ऐड कर दूं, विदाउट मीडियम, विदाउट मीडियम, कि मेरे पास क्या है, कोई माध्यम नहीं है, कोई माध्यम हमारे पास नहीं है, और उस केस में बताओ कि किसी माध्यम की सहायता के बिना, किसी माध्यम की सहायता के बिना, है ना, ठीक है, क्या कह रहे हैं, अगर मेरे पास क्या है, बिना माध्यम के, मेरे पास क्या है, बिना माध्यम के, उस केस में क्या होता है, आपका हीट ट्रांसफर रेट, आपकी हीट ट्रांसफर रेट जो सबसे ज्यादा होता है, वो आपका होता है रेडिएशन। ठीक है भैया, बिना माध्यम के तो खाली एक ही भगवान है, रेडिएशन। बिना माध्यम के उष्मा का संचरण तो भैया सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन ही करवा सकता है, बाकी के बस की बात नहीं है भाई। चल जाएगा क्या? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। हाँ, विकिरण के दौरान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या है, चीज क्लियर नहीं है। बाकी हाँ, अगर इन जनरल बात किया जाए तो इन जनरल मेरे पास क्या है, सबसे फास्टेस्ट हीट ट्रांसफर रेट किसमें हो सकता है भैया, वो है संवहन में। संवहन में कौन सा, फोर्स्ड, नेचुरल नहीं, फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन में सबसे फास्टेस्ट आपका हीट ट्रांसफर होता है, लेकिन अगर माध्यम नहीं हो तो रेडिएशन के थ्रू होता है। ठीक है, चलेगा भैया? हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। थर्मस पर अच्छी तरह से पॉलिश क्यों की जाती है? भाई थर्मस पे पॉलिश इसलिए की जाती है ताकि उस पे लाइट टकराए तो वापस चल जाए, वो अंदर न जा पाए। तो क्या होता है, पॉलिश की वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन कम होता है। एब्जॉर्प्शन कम होगा तो अंदर हीट कम जाएगा, तो अंदर की जो वस्तु है उसका तापमान जैसा है वैसा बना रहेगा। तो बाहर की सभी विकिरणों को परावर्तित करने के लिए, तो बाहर के सारी विकिरणों को परावर्तित करने के लिए उसको पॉलिश करते हैं, ताकि अंदर जो ठंडा चिल्ड चिल्ड पानी है वो चिल्ड ही रहे, वो चिल्ड ही बना रहे। हाँ जी सर, एकदम बढ़िया, परफेक्टली डन है बाबू, आगे बढ़ो। एक गर्म वस्तु और एक ठंडी वस्तु निर्वात में कुछ अंतराल पर रखे हैं, निम्न में से कौन सी विधा से गर्म वस्तु का तापमान घटेगा? बात समझो सर, क्या है, निर्वात, कोई माध्यम नहीं है। जब माध्यम नहीं है तो हीट का ट्रांसफर सिर्फ एक ही कर सकता है, वो है मेरे पास क्या, विकिरण, रेडिएशन। जब माध्यम नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन होता है जो आपका हीट का ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, अब इस चैप्टर का सबसे पहला, मतलब इस पार्ट का सबसे पहला फॉर्मूला यहां पढ़ेंगे, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने क्या कहा कि भैया आपकी जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, आपकी जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा है एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में, इसने कहा कि ब्लैक बॉडी के लिए वो जो ऊष्मा है टी की पावर 4 के समानुपाती होता है। क्या कह रहा हूं, यहां सुनिएगा कि सर हम कह रहे हैं उत्सर्जन क्षमता, है ना, एक रुक जाओ, नहीं, अरे तो स्टीफन का नियम था, क्या कर रहा हूं मैं, अरे हाय, सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो स्टीफन का नियम था, हम तो गलत जगह गए, आई एम सॉरी गाइज, आई एम वेरी वेरी सॉरी। एक होता है छाला, हो गया छाला। हाँ, शक्तिमान की शक्ति का राज रेडिएशन, वाह 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 वाह। शक्तिमान की शक्ति का राज है रेडिएशन, और जोशी बॉय की शरीर में सूजन का राज है नितिन दीक्षित। तेरे शरीर में कहीं कोई सूजन आ जाएगी तो वह मैं ही हूं। ठीक है, हाँ, समझो किरचॉफ का नियम, बात समझते हैं। सुनो सुनो सुनो, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ भैया ने कहा, किरचॉफ भैया ने कहा कि किसी दिए गए ताप पर, दिए गए ताप मतलब कोई भी तापमान हो, कोई भी तापमान हो, तो किसी भी एक दिए गए तापमान पे, एक निश्चित तापमान पे, वो तापमान कुछ हो सकता है, 10 केल्विन, 100 केल्विन, 150 केल्विन, 1200 केल्विन, 1500 केल्विन, कुछ हो सकता है ना। हम कह रहे हैं
कि ताप किसी भी दिए गए ताप पे, उस ताप पे जितनी भी वस्तुएं हैं, उस ताप पे जितनी भी वस्तुएं हैं, उस ताप पे जितनी भी वस्तुएं, सारी वस्तुओं की उत्सर्जन क्षमता एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित होने वाली उष्मा की मात्रा उत्सर्जन क्षमता, और अवशोषण क्षमता एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल पे आपतित उष्मा का अवशोषित भाग, अवशोषण क्षमता। याद है क्या? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो हम ये कह रहे हैं कि एक दिए गए तापमान टी पे, है ना, दिए गए ताप पर सभी वस्तुओं के लिए, सभी वस्तुओं के लिए, चाहे वो काली हो, चाहे पीली हो, चाहे पतली हो, चाहे मोटी हो, चाहे दरदरी क्यों ही ना हो, ठीक है, तो सभी वस्तुओं के लिए, सभी वस्तुओं के लिए हम कह रहे हैं कि उनकी उत्सर्जन क्षमता और उनकी अवशोषण क्षमता ए, इनका जो अनुपात होता है भैया वो होता है कांस्टेंट। ई बटा ए हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कराया गया? हाँ बेटा, वो वहां भी आएगा, वो अलग कहानी है। तो भाई ये बताओ, न्यूटन ने जिंदगी में खाली एक ही काम किया क्या? नहीं। न्यूटन और आइंस्टीन जीवन के वो प्राणी थे जिन्होंने कहीं पर भी चैन सुकून नहीं लिया, कि जहां जहां जाएंगे कोई ना कोई नई डिस्कवरी करके आएंगे और बच्चों का सिलेबस थोड़ा सा बढ़ा देंगे। उनका मूड ये था। बात समझते हैं? तो ई बटा ए का मान क्या होता है? कांस्टेंट होता है सारी वस्तु के, मतलब मान लो, मान लो पास क्या दो अलग अलग वस्तु हैं, लेकिन दोनों का तापमान समान है। अगर तापमान समान है तो उनके लिए उनकी उत्सर्जन क्षमता, अवशोषण क्षमता, इनका जो अनुपात है वो दोनों के लिए सेम टू सेम आएगा। आय हाय, ऐसा वो कह रहा है, ऐसा वो हमसे कह रहा है। चल जाएगा? ठीक है, ओके सर। ई बटा ए मेरे पास क्या है? कांस्टेंट है। अब सुन भैया, इससे क्या मस्त मस्त बातें निकल के आती हैं, इससे क्या मस्त मस्त बातें निकल कर आती हैं। ये कहता है, क्या कहता है कि भैया किसी भी वस्तु के लिए दिए गए तापमान पे ई बटा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एक वहां फेंको तो ई समानुपाती है ए। यस सर, ई समानुपाती है ए के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि जिसकी अवशोषकता अच्छी है उसके लिए आपका उत्सर्जन भी अच्छा होगा। सुनो, अवशोषकता एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो आपका एमिशन उत्सर्जन भी ज्यादा है। तो इसको एक सिंपल स्टेटमेंट में कहें कि भाई जो वस्तु जो वस्तु जो वस्तु अच्छा अच्छा अवशोषक होता है, अवशोषक होता है, उसके द्वारा उसके द्वारा उत्सर्जन भी उसके द्वारा उत्सर्जन भी अच्छा होता है, उसका उत्सर्जन भी अच्छा होता है। तो तुम मुझे बताओ, दुनिया का सबसे बेस्ट अवशोषक कौन है? दुनिया का सबसे बेस्ट अवशोषक एब्जॉर्प्शन किसका होता है? सबसे बढ़िया एब्जॉर्प्शन किसका होता है? सर कलवे का। कलवे का। सर कलवा क्या होता है? सबसे बढ़िया एब्जॉर्प्शन करता है, ब्लैक बॉडी है कि भाई कलवे। अरे ओ कलवे, कलवे ब्लैक बॉडी, अबे कौवे। तो इस कौवे के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया बेस्ट एब्जॉर्बर होता है, बेस्ट एब्जॉर्बर होता है कि भाई जो आएगा सब कुछ लेके रख लेगा। हाँ सर, है ना, समझ रहे हो? तो भैया अगर ये बेस्ट एब्जॉर्बर है तो भैया बेस्ट क्या बोले, परफेक्ट एमीटर भी बनेगा। परफेक्ट, परफेक्ट
एमिटर भी बनेगा। ओ हो, क्या बात कर रहे हो। और इससे तय इससे एक सवाल पूछता है, कभी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, कभी एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था, मुझे याद नहीं कि नीट में आया था कि जेई में आया था, पर कभी एक सवाल आया था कि मान लो मेरे पास क्या है, एक वस्तु है, एक वस्तु है, उस वस्तु में मैंने क्या करा, एक काले रंग का गोल गोल धब्बा बना दिया रंग से, है ना, एक रंग लिया, रंग से उस सरफेस से उस प्लेट पे एक काले रंग का काला एक धब्बा बना दिया। ओके सर। और इस पूरी प्लेट को किया गर्म, इस पूरी प्लेट को गर्म किया, प्लेट भी है, उसमें काले रंग का धब्बा भी है, सब कुछ आपने गर्म किया शानदार तरीके से। अब इस प्लेट को ले गए एक काले अंधेरे कमरे में, समझो, इस प्लेट को लेके गए, इस प्लेट को घसीट कर काले अंधेरे सुनसान कमरे में घसीट के ले जाया गया। फिर वहां एक घटना घटित हुई, फिर वहां पे उसके साथ एक घटना हुई। उस घटना में क्या होता है कि जो काला धब्बा था वो शाइन कर रहा है, वो चमक रहा है, वो चमक रहा है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कहा ना भाई, हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, हमने ये कहा है कि जो ब्लैक बॉडी है, अगर आप उसको गर्म कर रहे होंगे तो वो भाई साहब एब्जॉर्ब अच्छा करता है, सबसे बढ़िया एब्जॉर्ब करता है। हाँ सर, बढ़िया एब्जॉर्ब करता है। तो पूरी प्लेट में सबसे ज्यादा अगर हीट किसने एब्जॉर्ब किया होगा तो वो काले रंग में था, वो काले रंग के धब्बे ने था। और जब आप उसको एक काले अंधकार कमरे में ले गए जहां पे आपकी की पूरी वस्तु एनर्जी का रेडिएशन करेगी, बाहर निकालेगी कि भाई बाहर निकलो, उठो, भाई बाहर निकलो, है ना, तो ये बाहर निकल रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो ब्लैक बॉडी है ना, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा एब्जॉर्ब करता है, उसके पास हीट ज्यादा है, ज्यादा हीट है तो वो अच्छे से उत्सर्जन भी करेगा, वो अच्छे से उत्सर्जन भी करेगा। तो जो कलवा था उसने ज्यादा एब्जॉर्ब किया था, वो ज्यादा एमिट करता है। अब ज्यादा रेडिएशन निकालेगा तो ज्यादा चमकेगा, ज्यादा रेडिएशन निकालेगा तो ज्यादा चमकेगा। हाँ सर, तो उस अंधकार वाले कमरे में वो काला धब्बा जो गर्म किया गया था वो अलग से चमकता हुआ नजर आएगा कि भाई हाँ, कि तू कालू है, कि तू कालू है। तो कालू क्या था? कालू दिन के उजाले में तो काला काला नजर आया, लेकिन वो अंधेरे काले कमरे में चमकता हुआ नजर आया। वाह वाह वाह, क्या बात कर दी मैंने, भयंकर बात। क्या बात आपको मेरी समझ में आया है क्या? कि हाँ सर। तो सवाल यही था कि आपका जो उस अंधेरे काले कमरे में ले जाएं तो आपका ज्यादा चमक किससे पैदा होगा? काले धब्बे से, या शेष बची हुई वस्तु से, या दोनों से सेम होगा, या दोनों में ही नहीं होगा? सवाल ऐसा था। तो जवाब तो यह है कि जो ब्लैक धब्बा था, जो ब्लैक बॉडी था, वो ज्यादा उत्सर्जन करने की वजह से ज्यादा ब्राइट होता, ज्यादा चमकता है। ठीक है, रहेगा? हाँ जी सर। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। हो गया? हाँ, इस समय एक पॉइंट और भी होता है, इसमें एक पॉइंट और भी होता है कि अगर अगर बात कर ले किसके लिए, स्पेक्ट्रल के लिए, अगर स्पेक्ट्रल के लिए बात कर दी जाए, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर की अगर बात कर दें, अगर स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रल रेडिएशन की बात करें, स्पेक्ट्रम मतलब किसी एक रंग के लिए, किसी एक रंग के लिए, तो किसी एक रंग के लिए, एक रंग के लिए उत्सर्जन क्षमता, किसी एक रंग के लिए अवशोषण क्षमता आती तो ये भी क्या है? कांस्टेंट है। आती तो ये भी कांस्टेंट है, लेकिन इसका जो मान है वो ब्लैक बॉडी के लैम्बडा के समान होता है, ब्लैक बॉडी के ई लैम्बडा के समान होता है, ब्लैक बॉडी के ई लैम्बडा के समान होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्प्शन कितना होता है? एक होता है। जितना लाइट आएगा सबका सब एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जितना लाइट आएगा सबका सब एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो मेरे पास क्या है? ब्लैक बॉडी के लिए ए 1 होता है, तो किसी एक वर्णीय प्रकाश के लिए, किसी एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपकी उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता, इनका जो अनुपात है वो हमेशा ही ब्लैक बॉडी के एक वर्णीय उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। चाहे लिख लेना, ब्लैक बॉडी की एक वर्णीय
उत्सर्जन क्षमता। ठीक भाई, तो ये पॉइंट थोड़े याद रखना। हालांकि जो मेजर क्वेश्चन है वो या तो आपसे इस पॉइंट से पूछेगा या इस पॉइंट से पूछ सकता है ना, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करवाना होगा तो वो आपसे इस पे करवा सकता है। ये इस छोटे से कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस थोड़ा हाई रहता है। ठीक से भाई? हाँ जी मास्टर, आगे बढ़ाओ कहानी को, पढ़ो। निम्न में से कौन सा नियम बतलाता है कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक हैं? किसने बताया? किरचॉफ बाबा ने। किरचॉफ बाबा ने कहा कि जो अच्छा एब्जॉर्ब करता है वो अच्छा उत्सर्जन भी करता है। जी हाँ सर, जेईई 2005 का सवाल। ठीक, बात करें सर, कोई पदार्थ जब उच्च तापक्रम पर केवल λ1, λ2, λ3, λ4 की तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करता है, तो भैया एक बात कंफर्म है, हमने कहा कि जिन जिन जो जो हमारे पास जो लैम्बडा उपलब्ध हैं, जो अवेलेबल हैं, सबका ही उत्सर्जन होता है, सबका ही एब्जॉर्प्शन होता है, सबका ही उत्सर्जन होता है और सभी का एब्जॉर्प्शन हमारे पास होता है। तो हम क्या करें, जब यह पदार्थ अपेक्षाकृत ठंडे तापक्रम पर होगा तब वह केवल निम्न तरंगदैर्ध्य का अवशोषण करेगा। भैया अगर उत्सर्जन कर रहा है 4 लैम्बडा का तो अवशोषण भी उनका ही होगा। तो भैया अगर इन 4 लैम्बडा के लिए उत्सर्जन हुआ है तो इन चारों के लिए अवशोषण भी 100% होगा। किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा हो सकता है, लेकिन भैया होगा सबका ही, होगा सबका ही। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जरा पढ़ो, पढ़ के मेरे को जवाब दो, मैं तब तक अपने लिए पानी लेके आता हूं। पढ़ो सवाल को, भाई जिनको नहीं दिख रहा हो दिख गया होगा अब, लो पढ़ो, जवाब दो। भैया आ जाओ, बात करते हैं। चिकने पृष्ठ, हम जानते हैं चिकना पृष्ठ एकदम स्मूथ, जहां से रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। भैया हम जानते हैं कि चिकने पृष्ठ से रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है तो एब्जॉर्प्शन कम होता है, करेक्ट? तो बोल रहा है चिकने पृष्ठ की अपेक्षा खुरदरा पृष्ठ अच्छा उत्सर्जक होता है। बात समझे सर? जहां पे एब्जॉर्प्शन कम होता है वहां पे उत्सर्जन भी कम ही होता है। तो बोल रहा है कि चिकने पृष्ठ पे अच्छा उत्सर्जक होता है। नहीं भाई, चिकना पृष्ठ खराब उत्सर्जक होता है, गलत बात, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है। किरचॉफ का भैया, किरचॉफ के नियम से साफ साफ कह सकते हो कि ई समानुपाती ए होता है भैया, तो जिसका ए कम उसका ई भी कम ही आएगा। ठीक भाई, उच्च कोटि की चमकदार पृष्ठ अच्छे उत्सर्जक होते हैं। भाई चमकदार करोगे तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा तो उत्सर्जन भी कम ही आएगा किरचॉफ के नियम के अनुसार। हाँ सर, ये बात भी क्या होगी, गलत हो गया। बात करें अगला पॉइंट, है ना। कृष्ण पृष्ठ श्वेत पृष्ठ की अपेक्षा अच्छे अवशोषक होते हैं। कृष्ण मतलब ब्लैक बॉडी। क्या ब्लैक बॉडी अच्छा एब्जॉर्ब करता है? यस सर, ब्लैक बॉडी अच्छा एब्जॉर्ब करता है। ये बोला ना, रुक जाओ, लिखा तो सही यार। हाँ, जो ब्लैक बॉडी है वो अच्छा एब्जॉर्ब करता है। यस सर, गारंटेड, करेक्ट बात है। और जो कृष्ण पृष्ठ है अगर वो अच्छा अवशोषक है तो अच्छा उत्सर्जक भी होगा ही होगा। तो सीओडी करेक्ट है, ए और बी मेरे पास क्या है, दोनों गलत आएंगे। रुक जाओ, अच्छा रुको रुको, पहले में उल्टा कह रहा हूं, पहले में उल्टा कह रहा है, मैंने उल्टा पढ़ दिया। पहले में कह रहा है कि चिकने पृष्ठ की अपेक्षा
खुरदुरे पृष्ठ की बात कर रहा है। हम जानते हैं कि चिकने पृष्ठ के लिए रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो उत्सर्जन भी कम होगा, उत्सर्जन भी कम होगा। सेम तरह से बात करें खुरदुरा पृष्ठ, सर खुरदुरे पृष्ठ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन कम होता है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, तो एमिशन भी ज्यादा होता है। वो यही कह रहा है कि खुरदुरे पृष्ठ अच्छा उत्सर्जक करते हैं, सही बात है। जो रफ सरफेस होती है वो ज्यादा उत्सर्जन करते हैं, ये बात मेरे पास क्या करेक्ट है। तो खाली बी वाला जो है वो आपका गलत होगा, सिर्फ बी वाला स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगा, गलत होगा। ठीक है भाई लोगों, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ाओ कहानी को, आगे भाई कर लोगे, बताओ। जवाब दो। डी वाला फिर से समझाओ बेटा, डी वाले में क्या समझाऊं, डी वाले में क्या समझाऊं, उसमें कह रहा है कि ब्लैक बॉडी अच्छा उत्सर्जन करेगा। ये तो बेटा मैंने लिख के दिया है ना, कि जो अच्छा एब्जॉर्ब करता है वो अच्छा उत्सर्जन भी करता है, तो ये तो बोल रहा है वो। पढ़े, वो साफ साफ बोल रहा है कि एक चमकीली धातु की प्लेट जिस पर एक काला धब्बा है लगभग 1400 केल्विन तक गर्म किया जाता है और तेजी से अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है। तो भाई क्या होगा, हमने कहा सर काला धब्बा ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो ज्यादा उत्सर्जन भी करेगा, ज्यादा उत्सर्जन करेगा तो वो चमकेगा। तो ये तो कह रहे हैं कि प्लेट की अपेक्षा धब्बा ज्यादा चमकीला प्रतीत होगा, गारंटी के साथ। ठीक है भैया, भाई इसमें क्या समझाऊं तेरे को, क्या समझाऊं, क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, असत्य है, खाली एक असत्य है, खाली एक असत्य है, इसमें क्या समझाऊं तेरे को मैं। तुम्हारा बेटा ध्यान कहां था तुम लोगों क्लास में, तुम लोगों क्लास में ध्यान कहां रहता है। ये सारे पॉइंट मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, ये सारे पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। चमकदार जिसको पॉलिश करते हो उसमें रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन कम होता है, और हमने बताया भी किरचॉफ का नियम कि जो एब्जॉर्ब कम करता है वो उत्सर्जन भी कम करता है, किरचॉफ का नियम बताया, वही पॉइंट तो यूज कर रहा हूं। चिकना पृष्ठ रिफ्लेक्शन ज्यादा, एब्जॉर्प्शन कम, तो एमिशन भी कम होगा। परावर्तन ज्यादा तो अवशोषण कम होगा, अवशोषण कम होगा तो उत्सर्जन भी कम होगा, किरचॉफ का नियम, वही पॉइंट यूज कर रहा हूं। वे कतई चमकदार वस्तु है, भयंकर चमकीला है, तो भयंकर चमकदार मतलब भयंकर रिफ्लेक्शन है, भयंकर रिफ्लेक्शन तो एब्जॉर्प्शन है ना के बराबर, जब एब्जॉर्प्शन कम होगा तो उत्सर्जन भी ना के बराबर होगा। जवाब दो भाई इसका, इसका जवाब दे दो। देख लो, किसी एक लैम्बडा के लिए आपको उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता दे रखा है, ये बताया अभी हमने आपको। अभी हमने बताया कि सर अगर हम बात करें किसी एक वर्ण के लिए, किसी एक वर्ण के लिए, तो आपने कहा था किसी एक रंग के लिए, किसी एक लैम्बडा के लिए उनकी उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का जो अनुपात है वो ब्लैक बॉडी के ई लैम्बडा के बराबर होगा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ई लैम्बडा में कितना आएगा, ए लैम्बडा इंटू ब्लैक बॉडी का एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता, क्या पास आएगा, हाँ बे कौन सा है, ये वाला, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, भाई लोगों यहां तक कोई समस्या है क्या, यहां तक कोई समस्या है क्या, बोल दो। यहां तो कोई समस्या हो, टेंशन हो, दुख दर्द हो, पीड़ा हो, नींद ना आए, बुरे बुरे ख्याल आ जाए, बता दो। क्लियर है दोस्तों। हाँ चलेगा।
एक बोल रहा है सर नींद नहीं आती है, एक बोल रही नींद बहुत आती है। ठीक है, वाह। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। अब भाई बात करते हैं अगला नियम, जहां से 200% चांस है एग्जाम में सवाल आने का। जहां से 200% चांस है इस बार सवाल आने का, जो मुझे लगता है कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो 2026 में यहां से एक सवाल बनना चाहिए। 2026 में यहां से एक सवाल बनना चाहिए, जो मेरा अंदाजा कहता है। सो जब तक कलयुग का अंत न हो जाए तब तक ये महा इंपॉर्टेंट विन लो। सही बात है। अच्छा सुनिएगा, वीन का नियम। सर हमने आपको एक बात समझाई। सर कौन सी बात समझाई? सर हमने आपको एक बात समझाया था कि हर एक वस्तु हर एक लैम्बडा के लिए प्रकाश का उत्सर्जन करता है। हाँ सर। प्रत्येक लैम्बडा का उत्सर्जन हमारे पास होता है। हाँ सर। प्रत्येक लैम्बडा के प्रकाश का उत्सर्जन हमारे पास होता है, हमने बताया। सर ग्राफ कुछ ऐसा बताया था। हाँ सर। आपने कहा था कि ई लैम्बडा और लैम्बडा के मध्य ग्राफ ये होता है। ठीक है। अब जरा ध्यान देना कि सर मेरे पास हर एक लैम्बडा के लिए ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ है, लेकिन एक लैम्बडा की ऊर्जा सबसे ज्यादा है। किसी एक लैम्बडा के लिए ऊर्जा सबसे ही ज्यादा है। सर कौन सा वाला? ये वाला। सर इसके लिए ऊर्जा सबसे ही ज्यादा है, इसके लिए ऊर्जा सबसे ही ज्यादा है, ई लैम्बडा मैक्सिमम। तो इस तो इस सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली एक वर्णीय उत्सर्जन ऊर्जा, किसी इस लैम्बडा की बात कर रहा हूं कि ये जो मेरे पास सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला एक वर्णीय प्रकाश है, इसके संगत इसके संगत जो लैम्बडा है जो लैम्बडा है जो लैम्बडा है उस लैम्बडा का तापमान टी के साथ तापमान टी के साथ गुणनफल क्या होता है? नियत होता है। इस लैम्बडा को लैम्बडा मैक्सिमम कहेंगे। इसका मतलब कि ये अधिकतम लैम्बडा है? नहीं, ये अधिकतम लैम्बडा नहीं है। इस लैम्बडा के संगत ऊर्जा सबसे ज्यादा मिलता है, ऐसा है। इस लैम्बडा के संगत सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है, तो लिख लेंगे। ठीक है। वह तरंग दैर्घ्य वह तरंग दैर्घ्य जिसके लिए जिसके लिए जिसके लिए जिसके लिए एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता सर्वाधिक है सर्वाधिक है। ठीक सर, बात समझते हैं। और ये कहता है, वीन का नियम आपको सीधा सिंपल एक पॉइंट कहता है कि भाई ये जो लैम्बडा है और ये जो तापमान है, इनका गुणनफल हमारे पास क्या है भैया? कांस्टेंट होता है। इनका जो होता है गुणनफल, वो हमारे पास भैया क्या होता है? कांस्टेंट होता है, इस तरह से। चलो भाई, क्लियर है क्या? हाँ सर। अब यहां से भैया बहुत सारे छोटे मोटे सवाल बन जाते हैं, यहां से बहुत सारे छोटे मोटे पॉइंट बन जाते हैं। तो ये देखो, ये तो क्या इसका मेन नियम है, ये तो इसका मेन फॉर्मूला है, मेन नियम है, ये तो वो निकल गया। अब इससे ही ग्राफ में सवाल होता है, इससे ही जरा ग्राफ में एक सवाल बनाते हैं। सबसे पहले एक बात कहते हैं, एक बात सब में कॉमन सेंस होना चाहिए कि सर अगर किसी वस्तु का तापमान ज्यादा है तो उससे ऊर्जा का उत्सर्जन ज्यादा होगा कि कम होगा? सोच के जवाब दीजिएगा। अगर किसी वस्तु का तापमान ज्यादा है तो उससे उत्सर्जन ज्यादा होगा या कम होगा? उत्सर्जन ज्यादा होगा या कम होगा? जवाब दो। उत्सर्जन ज्यादा होगा या कम होगा? जवाब दो। वस्तु का तापमान ज्यादा है, वस्तु का तापमान ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, तो उससे ऊर्जा का उत्सर्जन ज्यादा होता है। सिंपल बात है ना कि दो वस्तुएं, एक ठंडी और एक गर्म, एक ठंडी और गर्म, तो भैया गर्म वाली वस्तु से ज्यादा हीट निकलता है, ज्यादा रेडिएशन निकलता है, पता है ना कि गर्म वाली वस्तु से ज्यादा रेडिएशन निकलता है। यस, बिल्कुल सन की बात करते हैं, सूरज है, तो सूरज का तापमान बहुत ज्यादा है, सूरज का तापमान बहुत ज्यादा है, तो वहां से उत्सर्जन काफी ज्यादा होता है, वहां से हीट बहुत ज्यादा निकलता है। अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं और याद करते हैं, क्या टोटल उत्सर्जन क्षमता हमने का जो कहा था वो क्या था भैया? ई लैम्बडा डी लैम्बडा का इंटीग्रेशन। हाँ सर।
ए लैम्बडा डी लैम्बडा का इंटीग्रेशन याद है? अरे हाँ सर, इंटीग्रेशन आपने ऐसा कुछ बताया था। तो एक बात सोचेगा कि तापमान बढ़ेगा तो उत्सर्जित ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली ग्राफ का एरिया बढ़ेगा। अरे हाँ सर, इनडायरेक्टली ग्राफ का एरिया बढ़ेगा, इनडायरेक्टली ग्राफ का एरिया बढ़ेगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ के ना। हाँ जी सर। तो एक सिंपल पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियरली आपको लिखता हूं कि सर हम जैसे जैसे हम जैसे जैसे ओए होए हम जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ेगा, उत्सर्जित ऊर्जा भी बढ़ेगा, उत्सर्जित ऊर्जा बढ़ेगा मतलब ई बढ़ेगा, उत्सर्जित ऊर्जा बढ़ेगा तो हमारे पास जो ई हमने लिखा है इंटीग्रेशन ई लैम्बडा डी लैम्बडा मतलब क्या, ग्राफ का एरिया। सर ग्राफ का एरिया भी बढ़ेगा, ग्राफ का एरिया भी बढ़ेगा। अच्छा तो मेरे पास क्या है, ग्राफ का एरिया बढ़ेगा। ध्यान से भैया, ध्यान से जरा बात को सुनेंगे, ध्यान से जरा बात को सुना जाएगा। ओके सर, सर मेरे पास क्या है, एक ग्राफ ये बनाया, दूसरा ग्राफ ये बना दिया, है ना? ठीक है, तीसरा ग्राफ मैंने मान लो ये बना दिया। ठीक है, हमारे पास क्या, तापमान T1 है, T2 है, T3 है। ठीक है, खुद से देख के बताओ, खुद से देख के बताओ किसका तापमान ज्यादा होना चाहिए। बताओ इनमें से कौन सा तापमान मेरे पास ज्यादा होगा। भाई कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सर? T1 बड़ा है T2 से, T2 बड़ा है T3 से, या ऑप्शन बी कि सर T1 छोटा है T2 से, ये छोटा किससे, T3 से। क्या कहूं भैया, ऑप्शन सी कि भैया तीनों ही तापमान के आपस में बराबर हो सकते हैं, या ऑप्शन डी कह दो कि हमारे पास क्या है, T1 बड़ा है T2 और T2 बड़ा है T3 से। बताओ ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन बी, हाँ सर ऑप्शन बी होगा सर। क्यों? तो देख लो किसका एरिया ज्यादा नजर आता है। भाई देखो, सबसे ज्यादा एरिया इसके लिए नजर आता है, फिर उससे कम एरिया इसके लिए नजर आता है, फिर सबसे कम एरिया इसके लिए नजर आता है। तो जिसके लिए एरिया कम होगा, जिसके लिए एरिया हमारे पास कम होगा उसके लिए उत्सर्जन कम होगा, है ना? जिसके लिए एरिया कम होगा, जिसके लिए एरिया कम होगा उससे उत्सर्जन कम हुआ है। तो ज्यादा एरिया ज्यादा उत्सर्जन, ज्यादा उत्सर्जन ज्यादा तापमान, कम तापमान थोड़ा और कम तापमान। ओके सर, तो एक पॉइंट तो ये हमें क्लियर होता है। भाई एक सवाल तो ये बन जाता है, एक सवाल तो आपका यही बन जाता है। अच्छा पॉइंट नंबर दो, पॉइंट नंबर दो, सर हमने कहा सवाल नंबर दो के लिए, रुक जाओ पहले समझ जाता है। हमने कहा कि वीन के नियम के अनुसार लैम्बडा मैक्सिमम इनटू टी क्या होता है, कांस्टेंट। सर लैम्बडा एम क्या था, याद करो सर, लैम्बडा एम वह लैम्बडा जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता मिल रहा है। याद है, याद है, याद है सर, लैम्बडा क्या था, लैम्बडा एम। सर लैम्बडा एम वह लैम्बडा है जिसके लिए सर्वाधिक एक वर्णी उत्सर्जन ऊर्जा आपको मिल पा रहा है। देखते हैं सर, पहले तापमान पे सबसे ज्यादा ऊर्जा मिला यहां पे, तो इसके लिए लैम्बडा वन मैक्सिमम इसको कहेंगे। दूसरे ग्राफ में सबसे ज्यादा ऊर्जा यहां मिल रहा है, तो इसके लिए आने वाला लैम्बडा यहां पर है, लैम्बडा 2m बनेगा। सेम कहानी इसकी बात करते हैं, लैम्बडा 3m इसको कहेंगे। बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना। और मेरे हिसाब से ये बात आप लोग देख के समझ गए होंगे कि सर जो चीज इधर लेफ्ट में है ना वो छोटा होगा, वो छोटा होना चाहिए। हमने कहा भी तो है, देखो लैम्बडा एम इंटू टी क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसके हिसाब से क्या है, लैम्बडा एम समानुपाती है 1/t के। तो जिसका तापमान ज्यादा उसके लिए लैम्बडा एम मेरे पास कम आएगा। तो हमने अभी देखा कि सर क्योंकि T3 बड़ा है T2 से, बड़ा है T1 से, उसी के लिए लैम्बडा एम बोले लैम्बडा 3m सबसे छोटा होगा,
लैम्बडा 2m उससे बड़ा होगा और लैम्बडा 1m सबसे ही बड़ा मेरे पास होगा। चल जाएगा, ये आपका होगा। तो ये अपने आप में मेरे दो सवाल बन जाते हैं यहां, इसको देख के उम्मीद है हमें इसमें कोई समस्या नहीं होगा। चल जाएगा। अब इससे कुछ नहीं भैया, दो वस्तु की तुलना करवाएगा वो, इससे दो वस्तुओं की तुलना करवाएगा। भाई लैम्बडा इंटू मेरे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो एक वस्तु पकड़ेगा, दो अलग अलग तापमान लेगा और उस पर उसकी तुलना करवा देगा। एक वस्तु लेगा, दो अलग अलग तापमान लेगा और उस पर आपसे लैम्बडा एम की तुलना करवा देगा। तो अगर मैं इसको एक फॉर्मूला फॉर्मेट में आपको दिखाना चाहूं कि एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है, कि क्योंकि मेरे पास लैम्बडा एम इंटू टी क्या है, कांस्टेंट होता है, तो दो अलग अलग तापमान के लिए आप लोग कह पाओगे लैम्बडा 1 T1 बराबर लैम्बडा 2 T2, और यहाँ पे आप चाहो तो इनके अनुपात भी निकाल सकते हो इस तरह से। अब खास बात यहाँ पे ध्यान देंगे, तापमान यहाँ पे लिखना है भैया केल्विन में, तापमान किसमें, केल्विन में ही डालना है, ना भूलें, ये बात कतई भी ना भूलें। हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये तापमान भाई किसमें आएगा, केल्विन में हमारे पास आ जाएगा। तापमान किसमें, केल्विन में हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है क्या? ऐसा तो लिखा तो है एक वर्णी, हाँ सही तो है। अरे यार बेटा इतना दिमाग लगा लिया करो यार, इतना दिमाग लगा लिया करो। ये लो, खुश। रुक जाओ, से करते हैं। लो, वेन के नियम के अनुसार अनुसार किसी वस्तु के लिए किसी भी वस्तु के लिए वस्तु के लिए दिए गए तापमान पर दिए गए तापमान पर दिए गए तापमान पर उसकी अधिकतम उसकी अधिकतम एक वर्णी एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता के के संगत के संगत के संगत तरंगदैर्घ्य व तरंगदैर्घ्य व तापमान का गुणनफल नियत रहता है। ठीक है, नियत रहता है, ये बात थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है भाई।
ठीक है, तो इस बात को जरा थोड़ा दिमाग में सेट रखें। क्या परिभाषा आप लोगों को क्लियर है? क्या परिभाषा आप लोगों को क्लियर है क्या? अरे बोलो देवताओं, का हमने कोनो समस्या है? ठीक है, और कभी कभार अगर आपको कांस्टेंट ये संख्या काम लेनी हो ना, मान कभी काम पड़ रहा हो, तो ये कांस्टेंट जो संख्या मेरे पास होता है वो कितना 2.89 इंटू 10⁻³ होता है। कभी जरूरत पड़ जाए, कभी जरूरत पड़ जाए, क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, लैम्बडा किस में लिया आपने? यहाँ पे मीटर में, तापमान किस में? केल्विन में। 2.89 इंटू 10⁻³ ऐड कर लेना इसको। ठीक है, ठीक है भैया, चलेगा क्या? हाँ जी मास्टर, चलो 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 चलो। ये रहा सवाल, आसान सीधे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सूर्य और चंद्रमा से प्राप्त प्रकाश के अधिकतम अधिकतम तीव्र भाग की, बोल रहा है अधिकतम तीव्र भाग की लैम्बडा तरंगदैर्घ्य आपको दिया हुआ है 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर और 10⁻⁻4 मीटर। तो उनके तापमान का अनुपात क्या होगा? तापमान का अनुपात क्या होगा? साफ साफ बोल रहा है कि अधिकतम तीव्र भाग मतलब अधिकतम ऊर्जा वाले भाग की बात करते हैं। हाँ चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझते हैं। हमने क्या कहा कि सर हमारे पास, क्योंकि बात कर रहा है अधिकतम ऊर्जा वाली लैम्बडा और तापमान की बात कर रहा है, वीन का नियम पढ़ा है कि लैम्बडा m इंटू टी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इसके हिसाब से λ1 T1 बराबर λ2 T2 होगा। उसने हमसे पूछा है तापमान का अनुपात, तो ये हमारे पास कितना? λ2/λ1 आएगा। λ2 कितना पास हो गया? λ2 है 10⁻⁻4, ये कितना? 0.5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और जब ये काटते हैं -4 से इसको काटो कितना? 10⁻⁻2, -2 आएगा ऊपर, तो 100 बटा सब 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 2 जाएगा ऊपर, गुणा करके कितना? 200। 200 200 200 ऑप्शन डी, 200 ऑप्शन डी आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, चलो 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 आगे इसको बढ़ा दो। देखो भैया, बोला गया एक कृष्णिका, मतलब कि ब्लैक बॉडी है ना, कृष्णिका अधिकतम तीव्रता वाले विकिरण को 5000 एंगस्ट्रॉम पर उत्सर्जित करता है। एक ब्लैक बॉडी अधिकतम तीव्रता वाला विकिरण इस लैम्बडा पे उत्सर्जित करता है जब उसका तापमान 1227 डिग्री सेल्सियस था। फिर यदि उसका तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो उसकी उत्सर्जित विकिरण की अधिकतम तीव्रता क्या होगी? सब वही कहानी, अधिकतम तीव्रता की बात कर रहा है तो λ1 T1 λ2 T2 होगा। सर स्टार्टिंग का लैम्बडा कितना बोला गया? 5000 एंगस्ट्रॉम। सर तापमान T1, मैंने कहा तापमान आपको भाई किस में रखना है? केल्विन में। तो अगर 1227 से 273 में जोड़ेंगे, 273 आप इसमें जोड़ोगे कितना बचेगा? 1500 जाएगा ना। 1500 केल्विन मेरे पास हो गया इसका तापमान। λ2 निकालने का है, बाद का तापमान। देखो भैया, आपने 1000 बढ़ा दिया, सब 1227 तो पहले ही था, आपने 1000 उसमें बढ़ा दिया, कितना हो गया मेरे पास? 2227 हो गया। सर किसमें? सेल्सियस में। हमें चाहिए केल्विन में, तो 273 इसमें जोड़ दो, कितना बचेगा? 2500 आएगा। तो 2500 केल्विन हो गया, तो अंतिम तापमान है 2500 केल्विन। 2500 केल्विन, हाँ सर मेरा नाम देखना, 1500 से, सॉरी 2500 से ये कटेगा 2 बार में, 2 इंटू 1500 में कितना बचेगा? 3000 होगा। तो 3000 एंगस्ट्रॉम इस लैम्बडा के लिए अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा होगा। क्लियर है क्या? चलो भाई, कहानी क्लियर है क्या? ठीक है दोस्तों,
चल जाएगा। चलो, वेरी 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 गुड। ठीक है, ऐसे मेरे पास ये भी है, कर लेना होमवर्क के तौर पर। हाँ, ये चीज अब समझेंगे भैया। एक बात और समझना, क्या कभी हमने नाम सुना हुआ है इंद्रधनुष का? सुना हुआ है क्या? कैसे, क्या बातें कर रहे हो, ये नहीं जानते क्या? रेनबो, रेनबो, अरे इंद्रधनुष जानते हो कि? हाँ सर, रेनबो। हम जानते हैं कि रेनबो के अंदर भाई क्या होते हैं, 7 अलग अलग रंग होते हैं, है ना? 7 अलग अलग रंग होते हैं, जिनका जो क्रम होता है, जो ऑर्डर होता है, वो क्या होता है, विबग्योर में होता है। लिखते हो विबग्योर? सो विबग्योर क्या है? ये विबग्योर मेरे पास 7 अलग अलग रंगों का नाम है। हाँ सर, ये बोले तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हाँ सर, 7 अलग अलग रंगों से मिलकर हमारे पास क्या बनता है, रेनबो बनता है। हाँ सर। अब इसमें हम बात करें, इस रेनबो की अगर बात की जाए, इस रेनबो की अगर बात की जाए, ठीक है, इसकी बात करें तो मेरे पास क्या होता है, इसमें लाल रंग जो होता है, लाल रंग, उसका लैम्बडा सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग की जो तरंग धैर्य होती है, जो आपकी वेवलेंथ होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। तो लाल रंग का लैम्बडा सबसे ज्यादा, फिर ऑरेंज का, फिर येलो कलर का, फिर होता है ग्रीन कलर का, फिर होता है ब्लू कलर का, फिर होता है इंडिगो, फिर होता है आपका वॉयलेट। समझे क्या? हाँ सर। मेरे पास क्या है, ये लैम्बडा का क्रम है भैया, ये लैम्बडा का क्रम है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि भैया लैम्बडा सबसे ज्यादा आपका होता है रेड के लिए, और सबसे कम आपका होता है वोयलेट के लिए। ठीक सर। और सबने एक बात समझिए, वीन के नियम के अनुसार लैम्बडा m इंटू टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब यहां से बहुत ही प्यारा एक कॉन्सेप्ट बनता है, ध्यान सुनना। हमने क्या कहा कि सर लैम्बडा m समानुपाती है, क्या बोले, जो तापमान T है वो समानुपाती है 1/लैम्बडा m के। लैम्बडा m के मेरे पास क्या है, तापमान जो है वो लैम्बडा के व्युत क्रमानुपाती होता है। सोचिए आप कि सर इसके हिसाब से सर जिसके लिए लैम्बडा ज्यादा होगा उसके लिए तापमान कम होगा, और जिसके लिए लैम्बडा कम होगा उसके लिए तापमान मेरे पास क्या होता है, ज्यादा होता है। समझिएगा, समझिएगा। तो एक बात जरा गौर करके देखिएगा कि सर आपका जो येलो, ऑरेंज, रेड कलर की जो आग होती है, समझना, जो आप है ना, कभी आग लग जाए जंगल वंगल में, है ना, जंगल में आग लगती है सर, जनरली उसका जो रंग होता है वो येलो, ऑरेंज, रेड टाइप का होता ना। पीले रंग की आग लगती है ना, उसे प्रकाश की जो लो होती है, जिसकी फ्लेम होती है, वो किसी होती है, येलो कलर की होती है, या ऑरेंज होता है थोड़ा सा, या फिर थोड़ा रेड टाइप में आता है। तो क्या होता है, इस सेक्शन के पास क्या होता है, लैम्बडा थोड़ा कम होता है, किसके लिए, लाल रंग के लिए, है ना। येलो से लेकर रेड तक की हम बात कर रहे हैं, है ना, जनरल बात कर रहे हैं, अब आप छोड़ो यार। ठीक है, तो सब मेरे पास क्या, अगर रेड के लिए लैम्बडा मेरे पास ज्यादा है तो उसका तापमान सबसे कम हो। लैम्बडा ज्यादा तो मेरे पास तापमान कम होगा। तो लाल रंग का जो आग होता है या फिर जो प्रकाश होता है उसका तापमान सबसे कम होता है। क्या बोले, सबसे मेरे पास क्या होता है, मिनिमम होता है, लोवेस्ट। और और जिसका लैम्बडा सबसे ही कम है, ब्लू कलर जो होता है, वॉयलेट है ना, ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया, वॉयलेट हो गया, तो जो आग आपकी थोड़ा ब्लू कलर के साइड पर होता है उसका तापमान सबसे ज्यादा होता है। ओ हो, है ना। जब भी होता है ना, घर में आप लोग जो गैस यूज करते हो, हाँ सर, उस गैस से जो आपकी फ्लेम निकलती है, जो आग निकलती है, कौन सा रंग की होती है, सर वो ब्लू कलर की होती है। ब्लू कलर की होती है, इसलिए उसका तापमान बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा गर्म वो होती है। और कभी आप लोग सर्दी के मौसम में लकड़ी जलाते हो, आग जलाते हो, उससे जो आग निकलती है वो हमेशा पीले रंग की होती है या ऑरेंज कलर का होता है, क्योंकि उसका तापमान थोड़ा कम होता है, उसका तापमान थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसकी ऊर्जा कम होती है, उसका तापमान कम होता है, और आपके पास जो ब्लू कलर का प्रकाश होता है उसकी तापमान मेरे पास क्या होता है, ज्यादा होता है, वो ज्यादा ऊर्जा लेके चल रहा होता है। चल जाएगा दोस्तों? हाँ जी साहब, मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब एक छोटा पॉइंट हमने समझ लिया है, समझ लिया तो उसके आधार पर मैं आपको कुछ सवाल दे सकता हूं, आशा है कि आप लोग कर लोगे। हालांकि तुम लोग मेरी आशा को निराशा में चेंज कर देते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 2020 नीट में क्वेश्चन आया हुआ है।
2015 में भी पहले आया था। 2016 का सवाल है, ये भी आपका वीन पे। तो वीन पे एक टाइम पे अच्छे खासे सवाल आया करते थे, काफी लंबे वक्त से नहीं आया है। तो मेरा आइडिया कहता है कि आपका इस साल में यहां से क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है भैया, तो यहां पे हम लोग करेंगे आज की कथा को करेंगे समाप्त। ठीक है, अगली क्लास में आपका चैप्टर तो खत्म होगा ही होगा, साथ में नया चैप्टर भी शुरू करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे और इसको भी खत्म कर देंगे। बस आपसे एक अनुरोध है, एक बार आप लोग भी सिलेबस में जरा क्रॉस चेक कर लेना कि न्यूटन का कूलिंग का नियम सिलेबस में है कि नहीं है। न्यूटन का कूलिंग का नियम सिलेबस में है या नहीं है, एक बार जरा उसको देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस चैप्टर में मैंने क्वेश्चंस थोड़े कम डाले हैं। क्यों डाले हैं? क्योंकि भैया मैंने देखा है, लास्ट ईयर के मैंने जब अपने नोट्स देख रहा था, जब मैं लास्ट ईयर के अपने नोट्स देख रहा था तो मैंने देखा कि मैंने एक ही टाइप के दो दो तीन तीन क्वेश्चन करवा रखे हैं। अब एक ही टाइप के दो दो तीन तीन सवाल करवाने से कोई फायदा है नहीं, टाइम खराब उसमें होता है। ठीक है, एक टाइप के 3 सवाल करवाओ, कोई फायदा है नहीं। जो मुझे लगा कि भाई जो सवाल आपके आने लायक है, मैंने वैसे एक एक क्वेश्चन सबके डाल दिए हैं। मैंने वैसे एक एक क्वेश्चन सबके डाल दिए हैं, ज्यादा क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, ज्यादा वैरायटी होगी तो वो ऐड कर दी जाएगी। अगर मुझे कोई नए सवाल मिलते हैं तो वो आपके डीपीपी में मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, अगर मुझे नए सवाल मिलते हैं तो डीपीपी में उसको ऐड कर दिया जाएगा। हाँ, कर सकते हो। हाँ बेटा, अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना KTG। यस सर। ठीक है, चलो, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।